हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज में मैं आज आपके लिए बहुत ही बेसिक टॉपिक्स लेकर आई हूं। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कुछ टॉपिक्स को लेके, जिनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं बट वो प्लेलिस्ट में सेट नहीं करी हुई हैं। आई अंडरस्टैंड, इट्स अ मिस्टेक ऑन माई एंड। तो बहुत शॉर्ट में, बहुत फास्ट एग्जाम्पल्स के साथ में अपन उन बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी को सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं आपके ओशनोग्राफी भी कवर करूंगी, वेदर पैटर्न्स और सिस्टम्स जो हैं, जो अर्थ की जो विंड साइकिल्स हैं, हेडली सेल हो गए, आपके फेरल सेल हो गए, पोलर सेल हो गए, ये सब कवर करेंगे। साइक्लोन्स, हरिकेन्स, ये सब कवर करेंगे। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स को भी बहुत हल्के से एक बार ब्रश अप करेंगे, जिसके कारण अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज आती हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होती है, बायोम्स क्या होते हैं, ठीक है। और बहुत ही छोटा सी देर के लिए सॉइल भी टच करेंगे। आपके सॉइल एग्रीकल्चर में मैं फिर से कवर करूंगी, और वहां अपन डिटेल में देखेंगे कि दुनिया में किस टाइप की सॉइल कहां पाई जाती है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो आज आप सीख लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन, ठीक है। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल शुरू से। अर्थ क्या होती है, अर्थ के स्ट्रक्चर्स। अब मैं बिल्कुल जो टाइम स्केल है, जो यूनिवर्सल टाइम स्केल है, उस पर नहीं जाऊंगी। अर्थ बन चुकी है, ठीक है। प्रेजेंट स्टेटस पे अर्थ आ चुकी है। वो बिग बैंग से स्टार्ट करो, बिलियंस ऑफ ईयर से स्टार्ट करो, नहीं। आपके कोर्स में, प्री के कोर्स में ऐसा नहीं है। सो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। चलो, अर्थ ऐसी होती है, ठीक है। बहुत ही बेसिक लेवल पे यहां पर सिर्फ मैं अर्थ के उस पोर्शन की बात कर रही हूं जिसके कारण अपन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। अर्थ के अंदर एक कोर भी होता है, नहीं है, कोई बात नहीं, यहां बना लेते हैं। लेट्स लेट्स मेक अ डायग्राम हियर। अर्थ गोल होती है। कोई ऐसा तो नहीं है कि फ्लैट अर्थ है, नहीं प्लीज, अर्थ फ्लैट नहीं है। 21st सेंचुरी है, 2026 चल रहा है। देयर इज इनफ एविडेंस, एविडेंस का भी एविडेंस है कि अर्थ गोल ही है, ठीक है। अब जब अर्थ बनी तो इट वाज लाइक बहुत ही इरेगुलर सा रॉक शेप था, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ रहा है, ग्रेविटेशनल पुल है, तो अर्थ टेक्निकली गोल सा हो जाती है। इट्स नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, इट्स जॉइड शेप। GEOID, जॉइड। जॉइड का मतलब क्या होता है, अर्थ लाइक। क्यों? क्योंकि जो चीज बीच में से घूम रही है, घूमेगी, उसके बीच में बल्जिंग हो जाएगी, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ेगा, इतना तो बेसिक फिजिक्स मुझे लगता है आती ही है। आप किसी चीज को घुमाओगे तो उसके बीच में फोर्स बाहर जाने वाला होगा, और टॉप के और बॉटम का जो पॉइंट होगा उसमें फोर्स अंदर आने का होगा। और ऐसी ही अर्थ है, पोल से थोड़े सा फ्लैटर्न है, टेपर्ड है, और इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्जिंग है। इतना ही फर्क है, इसलिए इसको जॉइड शेप बोलते हैं। इट्स नॉट एग्जैक्टली परफेक्टली स्फेरिकल। पहली चीज तो ये। अब अर्थ के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये है कोर। कोर का मतलब जो सबसे अंदर का जो फाउंडेशनल पार्ट है अर्थ का, दैट इज कोर। ये होता है सॉलिड स्टेट में। इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक पतली सी लेयर होती है, वो होती है लिक्विड स्टेट में, और इसको कहते हैं आउटर पोर्शन ऑफ कोर। आउटर कोर हो गया, बढ़िया। यहां पर मेंटल है, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर है, मतलब फ्लूइड तो है लेकिन इसके अंदर बहुत सॉलिड रॉक स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, बढ़िया। जैसे चिकन सूप होता है, वेजिटेबल सूप होता है, तो थोड़ा गाढ़ा होता है, लिक्विड ही होता है, लेकिन उसके अंदर सॉलिड वेजिटेबल्स के पार्ट भी तो होते हैं, राइट, दैट इज मेंटल। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आगे से कभी सूप पियोगे ना तो फिर यही याद आएगा, तो कम से कम ये तो याद हो जाएगा, राइट। इसके ऊपर एक लेयर होती है, मेंटल के चारों तरफ एक लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। मेंटल के चारों तरफ एक लेयर होती है एस्थेनोस्फीयर। ये परफेक्टली लिक्विड स्टेट में होता है, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव और हीट, जियोथर्मल हीट के कारण एस्थेनोस्फीयर आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा। और कोई चीज लिक्विड में है और अर्थ घूम भी रही है, इसका मतलब एस्थेनोस्फीयर में भी मूवमेंट्स हो रहे होंगे। इन्हीं मूवमेंट्स को बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट्स, लिक्विड में ही चलेंगे ना करंट, सॉलिड थोड़ी ना मूव कर जाएगा, लिक्विड ही मूव करता है, राइट। तो यहां होते हैं कन्वेक्शनल करंट, यानी कि इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है वो ऐसे ऐसे घूमता है, डायरेक्शंस कैन वेरी, द कॉन्सेप्ट रिमेन्स, राइट। और एस्थेनोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है क्रस्ट, जिसके ऊपर आप रह रहे हैं, लिथोस्फीयर का पार्ट होता है क्रस्ट, राइट। अब इस क्रस्ट के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो जमीन है जिसके ऊपर अपन रह रहे हैं, और दूसरा होता है ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है, जो समंदर के नीचे की जमीन है, क्रस्ट ही है लेकिन
पतली है। ओके, तो अब यहां पर मान लेते हैं कि ये लैंड है और ये ओशन है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका ये हो गया ओशियानिक क्रस्ट, और ये वाला जो पोर्शन है जहां पर लैंड है ये आपका हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इतना समझ में आता है? बढ़िया। अब इस डायग्राम को देखते हैं, कहां गए अपन, इस डायग्राम को देखते हैं। अपर मैंटल किलोमीटर्स देख लो, किलोमीटर्स के ऊपर आजकल कोई क्वेश्चंस आते नहीं हैं, सेंस भी नहीं बनता, बिकॉज ये वेरी करता है जैसे जैसे साइंस में इतनी तरक्की होती जाती है कि हम जितना डीप पहुंचते जाते हैं हमें उतना ही ज्यादा इसको लेयर में स्ट्रेटिफाई करने का मौका मिल जाता है, हम किलोमीटर्स के साथ में गेम खेलते रहते हैं, बट कॉन्सेप्ट रिमेन्स। अपर मेंटल होता है, फिर ये है एस्थेनोस्फेयर। इसको प्लास्टिक क्यों लिखा है? क्योंकि ये मोल्टन फॉर्म में होता है, बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, मूवमेंट हो रहा होता है, तो प्लास्टिक एस्थेनोस्फेयर हो गया। और क्रस्ट आपका क्या है? क्रस्ट जो होता है वो पूरा का पूरा लिथोस्फेयर है, जिसमें ये जो है एस्थेनोस्फेयर का ही पार्ट होता है, और ये वो पार्ट होता है जो मूव कर जाता है। आगे आपका यहाँ पर ओशियानिक क्रस्ट, ये आगे आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहाँ पर आपके सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं जो लैंड से रिवर्स वगैरह हो गई या फिर खुद ओशन की वेव्स वगैरह जो होती हैं जो सेडिमेंट्स का आना जाने का काम करवा रही होती हैं, वो डिपोजिशन होता है, वो ओशियानिक क्रस्ट है। ये होती है अर्थ, ठीक है। अब अर्थ के अंदर का तो हीट अपन को पता है, अर्थ के ऊपर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनके होने के पीछे एक कारण है, एंड दैट इज सूरज। क्या है? इट्स अ बॉल ऑफ फायर। साउंड्स लाइक सच एन इंटरेस्टिंग नेम, जैसे कोई नया वो होगा आपका, क्या कहते हैं उसको, सुपर हीरो। आई डोंट वॉच दोस काइंड्स ऑफ मूवीज, बट एनीवे ओके। सन क्या है? इट्स अ बॉल ऑफ फायर, और फायर क्या होती है? गर्म होती है, गरम गरम टेम्परेचर, राइट। अगर टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो जियोलॉजिकल सिस्टम्स में भी वेरिएशन आएगा, इतना ध्यान रखना है। बढ़िया, आगे चलते हैं। इस चीज को माइंड में रखना कि टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है। टेम्परेचर वेरिएशन के लिए, सॉरी उससे पहले अपन एक चीज और सीख लेते हैं, यहां पे आते हैं। अर्थ क्या है? गोला है और टिल्टेड है, टिल्टेड अर्थ है, 23 डिग्रीज के आसपास इसका टिल्ट होता है, उसको बोलते हैं एक्सिल टिल्ट। अब ये वेरी करता है, ठीक है। ऐसा भी कह रहे हैं कि जो चाइना के अंदर जो 3 गॉर्जेस डैम बनाया है यांगजी रिवर के ऊपर, वो इतना ज्यादा पानी स्टोर करता है एक जगह पे, इतना हैवी हो गया है कि अर्थ ने अपना टिल्ट चेंज कर लिया है। यस, नो, लेट्स लीव इट टू जियोलॉजिस्ट। ये होती हैं जब आप अर्थ के आड़ी लाइनें बना रहे होते हैं, ठीक है, ये होती हैं लैटिट्यूड। और जब आप अर्थ के ऊपर खड़ी लाइनें बनाते हैं तो ये होता है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड सारी पैरेलल होती हैं और लॉन्गिट्यूड हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अल्टीमेटली जाके ज्वाइन करती हैं। लॉन्गिट्यूड में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर होता है इक्वेटर के ऊपर, और सबसे कम डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है जो जहां पर जाके जुड़ ही जाएगा वो है पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इतना समझ में आ गया। अर्थ की एक्सिस क्या है? टिल्टेड है 23.5 डिग्रीज पे, और ये है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन को अपन बोलते हैं 0 डिग्री, ओके। और इक्वेटर के जस्ट ऊपर आपको मिल जाएंगे 23.5 पे नॉर्थ एंड 23.5 पे नॉर्थ और साउथ। ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। बेसिक लाइन है, बढ़िया। 66 डिग्री के ऊपर हम बोलते हैं टेम्परेट लाइन, तो 66 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पर लास्ट में 66 डिग्री साउथ। और ये जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री नॉर्थ आपका पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ आपका हो जाएगा साउथ पोल। गुड, बढ़िया। चलो इधर देखते हैं लैटिट्यूड क्या होती है। सबसे पहले ये देखते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हेमिस्फेयर्स और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो होते हैं ये अर्थ को अपन डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं ताकि हम स्पेशल अवेयरनेस रख सकें। स्पेशल अवेयरनेस, स्पेशल का मतलब क्या होता है? SPACE, जगह, ओके, राइट। स्पेशल अवेयरनेस का मतलब ये है कि अर्थ के ऊपर हम किसी जगह को लोकेट कर सकते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसे? फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्थ है, ये आपका लॉन्गिट्यूड है, ये आपका लैटिट्यूड है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो जगह इस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करती है उसका एड्रेस यही होगा। लॉन्गिट्यूड समथिंग समथिंग ईस्ट, सॉरी लॉन्गिट्यूड तो ईस्ट और वेस्ट होते हैं, लॉन्गिट्यूड समथिंग समथिंग ईस्ट और लैटिट्यूड समथिंग समथिंग नॉर्थ। तो ईस्ट और नॉर्थ का ये जो पॉइंट जहां पर मिलता है वो होता है आपका एड्रेस, उस जगह का अर्थ के ऊपर लोकेशन, ठीक है। ये होता है स्पेशल लोकेशन। कौन मुझे बताएगा कि इंडिया में जो, थोड़ा आगे चलते हैं उसके बाद में बात करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, मैं सारा बताऊंगी। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो कि इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं, 0 से 90 नॉर्थ और 0 से 90 साउथ। ये आपको अर्थ को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर से मेजर किया जाता है और इसमें इसको हम यूज करते हैं क्लाइमेट्स को स्टडी करने के लिए। अर्थ के ऊपर जो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो बहुत कुछ डिपेंड करते हैं लैटिट्यूड से। लॉन्गिट्यूड देखते हैं, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होती हैं, नॉर्थ से साउथ पोल तक जाती हैं। प्राइम मेरिडियन को अपन 0 मानते हैं, प्राइम मेरिडियन है ग्रेनिच लंदन में।
ग्रेनिच एक जगह का नाम है जो कि लंदन में पड़ता है, और वहां से जो लाइन गुजर रही है उसको अपन प्राइम मेरिडियन मानते हैं, क्योंकि वहां पर 0 डिग्री है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया पर राज किया है, उनका मौका उनका मन किया, उन्होंने बनाया। ठीक है, ओके, वरना 0 डिग्री किसको मानोगे, सब लड़ाई करेंगे। तो ठीक है, 0 डिग्री बना हुआ है ग्रेनिच, इट कीप्स ब्रिटिशर्स हैप्पी, बी हैप्पी। ओके, तो 0 डिग्री के ईस्ट में पड़ने वाली जो जगह है वो 0 डिग्री से टाइम में आगे हैं, और जो वेस्ट में पड़ने वाली जगह है वो उस 0 डिग्री वाली टाइम से पीछे है। यानी कि यहां पर अगर शाम है तो यहां दिन होगा, यहां सुबह, यहां रात हो रही होगी। ओके, राइट। 180 डिग्री, 0 से 180 चलता है ईस्ट टू वेस्ट। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 को मानते हैं। अभी मैं मैप दिखाती हूँ, वी विल स्टडी मोर ऑफ दिस, सॉरी। हेमिस्फेयर्स और कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी अपन ने देख ही लिया। इक्वेटर से डिवाइड होता है तो नॉर्दर्न साउथ में हो जाता है, प्राइम मेरिडियन से डिवाइड होता है तो ईस्ट और वेस्ट होता है। वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये फ्रेज आपने कुछ दिनों से सुना होगा, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये नया नया ही मीडिया में आना शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने के बाद में यही बोला कि भाई वेस्टर्न हेमिस्फेयर के दादा हमें, यहाँ पे चाइना रशिया मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई आए, तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर तो हमारा ही होगा। तो मैंने वेनेजुएला को देखा, मुझे सुंदर लगा, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको पकड़ लिया। वेस्टर्न हेमिस्फेयर ट्रंप ने बहुत ओपनली, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूज किया है रिसेंटली, इसी कारण से कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में तो हम ही राज करेंगे, स्टे आउट ऑफ इट। वेस्टर्न हेमिस्फेयर मतलब प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री एग्जैक्ट पीछे। ठीक है, राइट। अभी अपन देखते हैं कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जैसे जयपुर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ओके, राजस्थान की कैपिटल के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 26.9 डिग्री नॉर्थ, 75.7 डिग्री ईस्ट। सिस्टम में, जीपीएस में जनरली यही यूज होता है, जो आप मैप्स वगैरह यूज करते हैं उन मैप्स में यही चीज यूज होती है। ये लीजिए, यहां पे थोड़ा ज्यादा अच्छे से नजर आ रहा है। इक्वेटर, ये हो गई आपकी कैंसर लाइन 23.5 डिग्री पे, ये हो गई आपकी कैप्रिकॉर्न लाइन, ये हो गई आपकी 66 डिग्री साउथ, ये हो गई आपकी 66 डिग्री नॉर्थ, ये हो गई आपकी नॉर्थ पोल, ये हो गई आपकी साउथ पोल। इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड, ये होती हैं लॉन्गिट्यूड। गुड, बढ़िया। आगे चलते हैं। ये वर्ल्ड मैप आपको जरूर जरूर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके एक एक पॉइंट को आपको रट मारना है, नो, वी डोंट नीड टू डू दैट। बहुत ही सिंपल सी चीज है, कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये चीज अगर कोई देख रहा है यूपीएससी के ड्रीम से, ये चीज आपके अदरवाइज यूपीएससी और किसी स्टेट का जो पीसीएस एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये होती है 0 डिग्री। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, कौन सा करें, कौन सा करें, कौन सा करें, पिंक कर लेते हैं, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। ओके, दिस इज 0 डिग्री। दिस इज यूके, यूके की कैपिटल इज लंदन, वहां से गुजर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, इस लाइन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब जो लाइंस होंगी उनके अंदर जरूर आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाएगा, देखते हैं क्यों। ये हो गई आपकी प्राइम मेरिडियन, ये दिख रही है -12 एग्जैक्टली 180 डिग्री पे, ये है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके मैम, ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? ये टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है क्योंकि यहां पर आता है ग्रीन, यहां पर आता है रशिया का पार्ट, रशिया वहां से कटता है। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री में हर एक छोटी छोटी जगह के लिए अलग अलग टाइम जोन होगा, राइट? तो रशिया ऑलरेडी बहुत सारे टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। मुझे कमेंट्स में बताओ, कौन बता सकता है कितने टाइम जोन्स में रशिया डिवाइडेड है, कितने टाइम जोन्स में चाइना, इंडिया, यूएस, ठीक है, और यूके, कितने कितने टाइम जोन्स हैं इन कंट्रीज के। आगे चलते हैं। तो रशिया वहां से डिवाइड हो जाता है मैप में, तो हम घुमा के मानते हैं कि रशिया का मैप वहां से घूमते हुए यहां आ रहा है, तो रशिया के पास में एक कॉर्नर टाइम जोन अलग है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन को टेढ़ा होना पड़ गया। दूसरा, दिस इज अलास्का। अलास्का किसका पार्ट है? यूएस का पार्ट है। तो अलास्का और अलास्का के जितने भी सब्सिडरी आइलैंड्स हैं जो अलास्का में आते हैं, वो सारे के सारे एक टाइम जोन में आना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि बीच बीच में कट जाएं, तो अलास्का के कारण टूट गया। दिस प्लेस इज नोन एज फ्रेंच पॉलिनेशिया, एग्जैक्ट सेम रीजन। बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि कंट्री में आते हैं, फ्रेंच पॉलिनेशिया कंट्री का नाम है, ओशियानिया इज द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट, तो ये यहाँ पर डिवाइड होते हैं, और न्यूजीलैंड जो है वो भी वेस्टर्न साइड में आता है, राइट? अब ये चीज समझ में आ गई, बढ़िया। इंडिया के ऊपर प्राइम मेरिडियन, रुको 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 रुको, यहां पर आती है 83। ओके, बढ़िया। ये 83 डिग्री वाली जो लाइन है जो इंडिया के टाइम जोन को डिफाइन करती है, प्राइम मेरिडियन से 5.5 आवर्स आगे है। अगर यहां पर 5:30 बज रहे हैं शाम के, तो इसका मतलब प्राइम मेरिडियन में दिन के 12 बज रहे हैं। ओके, हम 5.5 घंटे यूके से आगे हैं। इधर से आने वाली चीजें जो होती हैं वो प्राइम मेरिडियन से टाइम में आगे हैं, वो हमसे पहले जी रहे हैं,
टाइम मशीन मिल गई उनको। और ये प्राइम मेरिडियन से इस तरफ आने वाली जगह जो होती है वो टाइम मशीन सॉरी प्राइम मेरिडियन से पीछे हैं, यूके से पीछे हैं। इतना समझ में आया? इंटरनल, हाँ ये मैंने कवर कर लिया, मुझे बाद में ध्यान आया कि क्या मैंने इसको कवर किया भी है या नहीं। राइट इसमें चलते हैं। अभी अपन ने टाइम देख लिया, ठीक है, और अपन ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब में डिवाइड कर दिया है। अब कुछ बेसिक सी चीज देखते हैं। आप अगर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस खरीदेंगे तो उनके अंदर ये सब चीजें, सब मैप्स आपको मिलेंगे। अगर आप नासा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर भी इन चीजों को देखना चाहते हैं, मैंने ज्यादातर मैप्स वहीं से लिए हैं, ठीक है। जो सॉइल वर्ल्ड के मैप मिलेंगे, अभी ओशन के मैप मिलेंगे, वो सारे के सारे आपको नासा की वेबसाइट से ही मिलेंगे, मैंने वहीं से लिए हैं। सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूं मैं। राइट सीजन्स कैसे बनते हैं? डे और नाइट क्यों होता है? डे और नाइट क्यों होता है? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, एक तो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अगर एक तो जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हुए वहीं पर आकर खत्म होंगे तो 365.5 1/4 डे लगता है। ओके राइट, ये 365 1/4 डे जो लग रहा है, ये हो रहा है रेवोल्यूशन के कारण, जो सन के चारों तरफ अर्थ कर रही है। रोटेशन भी करती है, यानी कि अपनी ही एक्सिस के ऊपर, ये अर्थ है तो ये ऐसे भी घूम रही है, तो अपनी ही एक्सिस के ऊपर भी घूम रही है। इसके कारण होते हैं आपके वेदर, सॉरी इसके कारण होता है आपका डे और नाइट, ठीक है। तो सन यहां है, सन स्टैटिक है, राइट, ओके। सन स्टैटिक है और अर्थ यहां पर है, और अर्थ यूं घूमेगी, तो जहां पर सन होगा वहां पर लाइट पड़ रही है, दैट इज डे। जहां पर सन नहीं है वहां पर अंधेरा है, दैट इज नाइट। ये होता है डे और नाइट। तो वेदर कैसे होते हैं? वेदर होते हैं अर्थ की एक्सियल टिल्ट के कारण। दूर चली जाएगी तो ठंड पड़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर अर्थ ऐसी है और अर्थ टिल्ट कर गई है, जैसे ये अर्थ है, ये टिल्ट कर गई है, तो इस तरफ कौन सा वेदर सीजन चल रहा होगा, और ये अर्थ यहां पर जब घूम फिर के यूं कर करके घूमते 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 यहां आएगी, तो इस तरफ कौन सा सीजन चल रहा होगा। इतनी ही है। डे और नाइट होता है रोटेशन से, ईयर चेंज होते हैं रेवोल्यूशन से, और वेदर चेंज होते हैं एक्सियल टिल्ट से, ठीक है। उसी चीज का डायग्राम है। आई एम अज्यूमिंग कि ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये आपके लिए डेट्स इंपॉर्टेंट है। मार्च 20-21 को वर्नल और स्प्रिंग इक्विनॉक्स को बोलते हैं। इक्विनॉक्स मतलब जब दिन और रात दोनों एग्जैक्टली टाइम बराबर हो जाता है। ऑटम और फॉल इक्विनॉक्स 22 और 23 सितंबर को होता है, जो कि इक्वल डे और नाइट होता है। ये विंटर सॉल्स्टाइस होती है, यानी कि यहां पर रात सबसे लंबी होती है। समर सॉल्स्टाइस 20-21 जून को होता है, जो 21 जून को होता है, जो कि सबसे लंबा दिन होता है। हाँ ठीक है, ओके, आई एम अज्यूमिंग ये हो गया है। बढ़िया। ये फास्ट फेस इसलिए फील हो रहा है बिकॉज क्रैश कोर्स है, मैं सारे बेसिक्स को कवर करना चाहती हूँ। आई हैव अराउंड 30-35 आवर्स विद यू, तो अपन पूरी ज्योग्राफी कवर करेंगे। आपका प्री एग्जाम में जो भी लिखा हुआ है सिलेबस में वो, एंड अ लिटिल बिट मोर ऑफ दैट, ओके ठीक है। जियोमोर्फोलॉजी पे आते हैं। ये मैं ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, इसको बहुत फास्ट देखेंगे। जियोमोर्फोलॉजी का मतलब होता है लैंड फॉर्म्स, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक्स, इरोजन और वेदरिंग का आपका कॉन्सेप्ट आता है। मैंने आपको माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स और डेजर्ट्स पढ़ा दिए हैं। इनके साथ मैंने आपको रिवर्स और लेक्स भी पढ़ा दिए हैं। आज रिवाइज करेंगे और ओशंस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अर्थ के लैंडफॉर्म्स को पढ़ते हैं, शेपिंग प्रोसेस कैसे होता है। इन सब के पीछे एक ही चीज, हाँ इन सब के पीछे एक ही चीज डिपेंड करती है, और वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। डायग्राम याद है सबको प्लेट टेक्टोनिक्स का? ये पैंजिया हुआ करता था और चारों तरफ हर जगह पानी ही पानी था, ओशंस थे, ठीक है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, दैट इज 225 मिलियन इयर्स अगो। फिर क्या हुआ? एस्थेनोस्फीयर कैसा है? लिक्विड है। लिक्विड में क्या होता है? करंट्स होते हैं। तो जब लिक्विड मूव कर रहा है तो लिक्विड के ऊपर जो सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड पोर्शन है वो टूट जाता है। इतना प्रेशर डेवलप होता है उस लिक्विड के कारण कि उस लिक्विड को मूव करना है, तो जो उसकी पीठ के ऊपर जो लैंड है वो उसको भी लेके मूव करने की कोशिश करता है, तो लैंड ब्रेक हो जाती है। जब लैंड ब्रेक हो जाती है तो टुकड़े बन जाते हैं। नॉर्दर्न पोर्शन जो है वो लॉरेशिया हो जाता है, सदर्न पोर्शन जो होता है वो गोंडवाना हो जाता है। गोंडवाना को गोंडवाना लैंड बोलते हैं, लॉरेशिया को लॉरेशियाना भी बोलते हैं। 150 मिलियन ईयर्स, यानी कि 75 मिलियन ईयर्स लगे इनको तोड़ने में। फिर इस तरह की हमें कुछ शक्ल नजर आती है। 100 मिलियन ईयर्स के पहले हम साफ साफ देख सकते हैं कि भाई कुछ कुछ एरियाज हमें रिकॉग्नाइज होने लग गए हैं। सी, अफ्रीका और साउथ अमेरिका एक जैसी जगह है, ठीक है, राइट। और इंडिया एक अलग ही लैंड का पीस है, दिस इज मेडागास्कर। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से टूट के एशिया की तरफ जाने लग जाता है, और अर्थ आज कैसी है? इंडिया एशिया के अंदर मर्ज हो चुका है, और इंडिया की जो इंडियन प्लेट है, राइट, वो यूरेशियन प्लेट से भिड़ के बहुत ज्यादा हैवी कन्वेक्शन करंट्स हैं अर्थ के अंदर, तो एक्स्ट्रा स्पीड और एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ में यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है। जिसका मतलब ये है कि जो यहां पर पहले सी हुआ करता था, सी
ये जगह दिख रही है, दैट इज कॉल्ड टेथिस सी, ठीक है। तो उसको हमने पिचका पिचका के चाइना के अंदर घुसा दिया है, और अब वहां पर हमारे पास में है हिमालयस। हिमालयस में क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र के नीचे कैसी होती है, कच्ची जमीन होती है, सेडिमेंट्स होते हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स इकट्ठे हो के टेथिस सी आज ऊपर बन गया है, दैट इज हिमालयस। और उसका नॉर्दर्न पोर्शन जो है, टिबेटन हाईलैंड्स, टिबेटन प्लेटोज, वो इसी कारण से ऊपर है, क्योंकि हमने पूरी जमीन को धक्का देके ही ऊपर उठा रखा है। फर्स्ट थिंग, एक चीज ये ध्यान रखो। दूसरी चीज, ऐसी जगह जहां पर बार बार शिफ्टिंग हो रही है, वहां पर क्या होगा, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज आएंगी। देखेंगे डिटेल में। इतना समझ में आया? बढ़िया। ये रही प्लेट्स। मैंने आपको पहले भी बोला था फर्स्ट क्लास में कि आपके लिए प्लेट्स को लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी हालत में आपको मेजर प्लेट्स याद होनी चाहिए। ये जो नेम्स आपके पीछे लिखे हुए हैं, ये मेरे पीछे लिखे हुए हैं सारे, ये हैं मेजर प्लेट्स। इनके अलावा माइनर प्लेट्स भी होती हैं। माइनर प्लेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेजर प्लेट्स आपके पास में जरूर होनी चाहिए। कोको प्लेट हो गया, जुआन डिफू का प्लेट हो गया, पैसिफिक प्लेट हो गया, नाजका प्लेट हो गया, आपके पास में अफ्रीकन है, यूरेशियन है, इंडियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये सारी प्लेट्स आपके लिए जरूरी हैं, प्लीज इनको लर्न करना, ठीक है। प्लेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लेट्स के मूवमेंट के कारण हमें माउंटेन्स देखने को मिलती हैं, प्लेटोज देखने को मिलते हैं। ये तो समझ में आ गया, लैंडफॉर्म्स ऐसे ही बनते हैं। बढ़िया। माउंटेन्स में से रिवर्स कैसे आती हैं, क्लास नंबर 3 को रेफर करोगे, उसमें आपको साफ साफ दिख जाएगा। लेक्स और रिवर्स कैसे बनती हैं, क्लास नंबर 2 में डेजर्ट्स और प्लेन्स कैसे बनते हैं, और क्लास नंबर 1 में मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स से माउंटेन्स एंड प्लेटोज को डील किया है। आगे चलते हैं। क्लाइमेट। क्लाइमेट इज इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट क्यों? सेल्स, हवाएं कैसी चलती हैं, ठीक है। ऋतिक रोशन का गाना था, व्हेन आई थिंक आई वाज इन कॉलेज एट द टाइम, तब वो मूवी आई थी कहो ना प्यार है, तो उसमें बोलते हैं क्यों चलती है पवन। लेट मी हेल्प यू विद दैट। पवन चलती है बिकॉज ऑफ हीट, ठीक है। सन क्या था, मैंने क्या बताया था, सन क्या करता है, टेम्परेचर वेरिएशन करता है। सन क्या है, इट्स अ बॉल ऑफ फायर। फायर में क्या होती है, हीट, और जहां पर हीट पहुंचेगी वहां पर टेम्परेचर वेरिएशन होएगा, तो आपको वेदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। हीट क्या करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में, मॉलिक्यूल्स को रश करने पे मजबूर करती है, मॉलिक्यूल्स जगह बनाने लग जाते हैं, ठीक है। हीट लीड्स टू एक्सपेंशन, फिजिक्स का 101, हीट लीड्स टू एक्सपेंशन। अगर एयर होगी और एयर गर्म होगी तो उसके मॉलिक्यूल्स के पास में स्पेस ज्यादा होगा मूव करने का, तो एयर बहुत जल्दी गर्म होती है। स्पीड, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीड फर्स्ट, और हल्की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर जगह ज्यादा बन जाएगी, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में वैक्यूम एरिया क्रिएट होगा, तो हल्की हो जाएगी। और जो चीज हल्की होती है वो ऊपर उठती है, ग्रेविटी उसके ऊपर बहुत अच्छे से एक्ट नहीं कर पाती है, बिकॉज उसके पास में स्पेस है, इट कैन रन अवे। रिमेंबर दिस रूल, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में अपन पढ़ते हैं क्लाइमेट जोन्स, एटमॉस्फेरिक विंड सिस्टम्स और उनको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स। क्लाइमेटोलॉजी में अपन देखते हैं कि लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स कैसे होते हैं, किस तरह के जोन्स अपन को पढ़ने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल जोन्स होते हैं, टेम्परेट जोन्स होते हैं, ठीक है। इसी में अपन साथ में इसके जस्ट एग्जैक्टली नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे बायोम्स। जैसा वेदर कहीं का होता है शॉर्ट टर्म, जैसा क्लाइमेट कहीं का होता है लॉन्ग टर्म, वैसे ही वहां पर आपको फ्लोरा और फौना देखने को मिलेंगे। बायोम्स ऐसे ही बनते हैं, बायोम्स के साथ में ही इकोसिस्टम भी आएगा। विंड सिस्टम कैसी होती हैं और क्या हैं जो इन विंड सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस डायग्राम। आपने बुक्स में ये डायग्राम देखा होगा। 90 डिग्री, दिस इज नॉट 90 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री, ठीक है। 23.5 एंड 23.5 डिग्री north, degree south, okay. This is 66 degree north, this is 66 degree south. I'm extremely sorry for the confusion. 90 degree north and 90 degree south. Yes, ऐसे ही होता है, ठीक है। ओके, कुछ बुक्स में आपको 30 डिग्रीज भी मिलेगा, मोटा मोटी इतना ही चलता है क्योंकि आईटीसीजी मूव करता है। अभी अपन उस चीज को छोड़ देंगे, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, इधर ध्यान दो। 0 डिग्री ये है इक्वेटर, साल भर जहां पर बराबर धूप पड़ती है। अगर बराबर धूप पड़ेगी तो क्या होगा, हीट ज्यादा होगी। जहां पर हीट ज्यादा होता है वहां पर ड्राई और ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। जहां बारिश ज्यादा होती है, सॉरी, जहां हीट ज्यादा होती है वहां इवेपोरेशन ज्यादा होगा, पानी इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बारिश भी होगी। जहां बारिश होगी वहां पर पेड़ पौधे बहुत डेंस होंगे, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ट्रॉपिकल्स में भी बहुत एक्सट्रीम बारिश हो रही है, एक्सट्रीम घने जंगल हैं, दोज आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। थोड़ा कम है डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। इस तरह से चलता है, ड्राई, डेसिडुअस, इसको और ज्यादा आप वेरी कर सकते हो। जैसे सबसे ज्यादा होता है दैट इज इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल के बाद में आता है डेसिडुअस। अब डेसिडुअस भी दो तरीके के होते हैं, या तो
मॉइस्ट डेसिडियस होगा या फिर ड्राई डेसिडियस होगा, लेकिन मोटा मोटी इसी तरह से चलता है। ड्राई और ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको यहां मिल गया, उसके ऊपर थोड़ी सी धूप कम होती है। क्यों? क्योंकि जो सन रेज हैं वो स्लांट होके आती है, यहां पर तो डायरेक्ट पड़ रही हैं, ठीक है, और नॉर्थ और साउथ वाले इलाकों में सनरेज थोड़ी सी टिल्ट हो जाती हैं, तो टेपर हो जाती हैं, तो जो फोटॉन्स हैं, जो लाइट है, उसको ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, और वही अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा फैल के एक जगह पे जाती हैं। इसका डायग्राम देखते हैं, ऐसे बनता है, राइट। तो दिस इज अर्थ, ठीक है, मेरे से गोल बनता नहीं है, आई एम, लेकिन अर्थ गोल ही है, ठीक है, ओके। ये है सन और ये है अर्थ। क्या होता है, यहां से लाइट आ रही है, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट बहुत कम डिस्टेंस कवर करती है और एक जगह पे आके पूरी की पूरी हीट छोड़ देती है। ये देखो, सी, ओके। अब यहां पर जो लाइट आती है उसको ट्रैवल करना पड़ता है, इस पे ध्यान देना जो मैं बना रही हूं। इतने सारे एरिया में इतनी सी लाइट आ रही है, तो हीट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। ज्यादा हीट है यस, लेकिन थोड़ी सी जगह से आ रही है और ज्यादा जगह पे जाके डिवाइड हो रही है, तो हीट ट्रांसफर जो होगा, लाइट के कारण जो गर्मी होगी वो फैल जाएगी। हो गया, इतनी सी हीट, सॉरी इतनी सारी हीट इतनी सी जगह पे आ रही है, तो यहां पर हीट ज्यादा होगी, और इसीलिए ये जो टिल्टेड पोर्शन होता है, इस टिल्टेड पोर्शन में अपन टेम्परेट और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देख सकते हैं। ऊपर लगभग ना के बराबर हीट ट्रांसफर होता है, लाइट होती है, लगभग 6 महीने तक वहां पर अंधेरा रहता है, 6 महीने तक धूप रहती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोलर क्लाइमेट। वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होगी। इधर आते हैं, यह है आपका जोन्स। इसी तरीके से आपको पढ़ना भी है। अपन ने अर्थ के ऊपर देख लिया, अब थोड़ा सा अर्थ के ऊपर लैंड है। जहां लैंड होती है, मैंने बताया था, रॉक्स क्या होती हैं, जल्दी गर्म होती हैं, जल्दी ठंडी होती हैं, और वाटर कैसा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो वाटर के ऊपर मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा, और लैंड के ऊपर थोड़े से एक्सट्रीम्स की तरफ जाता हुआ मिलेगा, एटलीस्ट वाटर से ज्यादा एक्सट्रीम होगा। तो मैप के ऊपर देखते हैं, क्योंकि मैप में क्या है, लैंड और वाटर का डिवीजन है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, दिस इज इक्वेटर। सी, इक्वेटर के ऊपर बहुत ज्यादा इक्वेटोरियल जोन है, जहां जहां लैंड होगा वहीं होगा ना, समंदर के ऊपर थोड़ी ना पेड़ पौधे उग जाएंगे इक्वेटोरियल जोन के लिए, राइट। फिर है सब इक्वेटोरियल जोन, जो इक्वेटर के आसपास के इलाके हैं। गुड, बढ़िया, कलर चेंज करते हैं और रेड ले लेते हैं। इसके बाद में आपका आता है ट्रॉपिकल जोन। सी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ट्रॉपिकल जोन है। इसके बाद में आपका आता है सब ट्रॉपिकल जोन, जो ट्रॉपिक्स के जस्ट बाद में पाया जाएगा। जहां जहां पर लैंड होगी, बी वेरी केयरफुल, ये वहीं मिलेगा, ओके। उसके बाद में आपको मिलेगा टेम्परेट जोन, जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है और बर्फ भी देखने को मिल जाएगी आपको, न्यूजीलैंड का साउथ, और ये टास्मेनियन आइलैंड। सब पोलर में आपके पास में हाफ ऑफ कनाडा है, साइबेरियन रीजन है, थोड़ा सा आपके पास में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनका इलाका भी है। नीचे तो अंटार्कटिका है, बिल्कुल पोल्स पे, कोई जरूरत नहीं है उसको ध्यान देने की। फिर यहाँ पर आपके पास में है ग्रीनलैंड, ये आपके पास में जो फ्योर्डेड आइलैंड्स होते हैं वो है, और आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक आइलैंड, सॉरी एंटार्क्टिक सर्कल, ये सब आपके पास में है। गुड, ये समझ में आ गया। आई एम होपिंग कि मेरे साथ चल रहे हो। जहां दिक्कत आती है कमेंट्स में मुझे लिख देना, मैं एक एक्स्ट्रा अलग से क्लास ले लूंगी, क्रैश कोर्स के अलावा मैं क्लास दे दूंगी, क्रैश कोर्स के अलावा देख लेना उसको, लेकिन प्लीज टेल मी कि आ रहा है समझ में, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो एग्जाम में आप लॉजिकली चीजों को अप्रोच नहीं कर पाओगे। ये और ये मैप एग्जैक्टली सेम है, ये थोड़ा सा ब्रॉड है समझाने के लिए, और ये बहुत पतली पतली डिविजन्स को अलग अलग से भी बताया गया है। और ये है कोपेन का क्लासिफिकेशन, KOPPEN, कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आपके कोर्स का पार्ट है, क्लाइमेटोलॉजी में अपन जब डायरेक्ट टॉपिक आएगा तो कोपेन क्लासिफिकेशन को अलग से पढ़ेंगे, बट आई विल नॉट गिव यू द होल परव्यू ऑफ दिस सेम लॉजिक। ये लॉजिक आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। इसी तरीके से वेदर सिस्टम्स भी काम करते हैं। क्लाइमेट जोन यहां पर आ गया, कोपेन क्लासिफिकेशन, जिसमें ट्रॉपिकल, ड्राई, टेम्परेट, कॉन्टिनेंटल और पोलर क्लाइमेट होते हैं।
यही देखा अभी अपन ने, यही होता है कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। इक्वेटोरियल पे वेट मिलेगा, डेजर्ट पे एरिड मिलेगा, और इनके कुछ सिंबल्स होते हैं। क्लाइमेट, अपन जब टॉपिक क्लाइमेट आएगा अपने पास में डिटेल में, तो मैं वहां पे बताऊंगी कुछ सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी जगह में कैसा क्लाइमेट पाया जाता है। वर्ल्ड का भी देखेंगे, इंडिया का भी देखेंगे, और क्योंकि आरपीएससी एग्जाम है, राजस्थान ज्योग्राफी अलग से है जिसके अंदर क्लाइमेट मेंशन्ड है। राजस्थान में अलग अलग टाइप के क्लाइमेट जोन्स पाए जाते हैं, वो भी वी विल सी। ठीक है, यस, आई विल गिव यू राजस्थान ज्योग्राफी इन इंग्लिश ओवर यर क्रैश कोर्स में। आगे चलते हैं। राइट, ये रहे वो सिंबल्स। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को ये मैप अभी नहीं लगाना था और मैंने लगा दिया। ओके, एनीवे, चलो आगे चलते हैं। एटमॉस्फेरिक विंड सिस्टम, यही वो टॉपिक है जिसके लिए मुझे कमेंट्स में बताया था कि भाई मैं विंड सिस्टम का टॉपिक मिल नहीं रहा है। दैट्स परफेक्टली ओके, अभी यहाँ देख लो। ठीक है, मैं एक अलग से भी क्लास ले लूंगी। इफ यू वांट मी टू गो इन ग्रेट डिटेल क्या चीज है, मुझे लिख देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, अलग से आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्रैश कोर्स में अपन बहुत ज्यादा डीपली नहीं देखेंगे, रिवाइज कर रहे हैं, रिविजन की तरीके से देखेंगे। विंड सिस्टम क्या होता है? अब अर्थ कैसी है, अभी अपन ने देखा था अर्थ कैसी होती है, गोल। अब की बार तो मैनेज कर लिया भैया। ठीक है, अर्थ होती है गोल, और गोल अर्थ के ऊपर यहाँ पर है 0 डिग्री इक्वेटर, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी होती है तो एयर भी गर्म हो जाएगी, एयर गर्म होएगी तो एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होगी तो राइज होगी, राइज होगी तो जहां पर लैंड के ऊपर इंसुलेशन था वहां पर बहुत ज्यादा खाली जगह बन जाएगी। तो आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं, कंपैरेटिवली कोल्डर देन दिस रीजन एयर, वो रश करेंगी और इस जगह को फिल करने की कोशिश करेंगी। बेसिक विंड सिस्टम ऐसे ही काम करता है, सिर्फ ऐसे ही काम करता है। देयर इज नो अदर लॉजिक कि हवाएं क्यों चलती हैं। तो ऋतिक रोशन को बताना हवाएं इसलिए चलती हैं। क्यों चलती है पवन? गर्मी के कारण। ठीक है, तो गर्मी होगी तो गर्मी से हवा जो होगी वो भी गर्म हो जाएगी, राइज कर जाएगी, जगह हो जाएगी आसपास की कंपैरेटिवली कोल्डर एयर, नॉट इनफ वार्म एयर। ये सब कैसे भी आप लिख सकते हो इस चीज को, एडजेक्टिव तो कैसे भी यूज कर सकते हो। वो रश करेंगी और इस जगह को फिल करने की कोशिश करेंगी। ऐसे ही चलती है हवा। इसके अलग अलग नाम हैं, ईस्टर्लीज हैं, वेस्टर्लीज हैं और पोलर विंड्स हैं। ठीक है, अभी बताएंगे। जिस हवा का डायरेक्शन ईस्ट में है ईस्टर्ली, जिस हवा का डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है वेस्टर्ली, जो हवाएं पोल्स से आ रही हैं पोलर विंड्स, दैट इज इट। ठीक है, मॉनसून। अब ये जो टॉपिक है ये मैं इंडियन ज्योग्राफी में कवर करूंगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट ही एक ऐसी जगह है जहां पर प्रॉपर वेदर पैटर्न है हवाओं के मॉनसून क्रिएट करने का। यानी कि साल में ऐसा टाइम पीरियड आता है, महीने आते हैं जब आपके पास में बारिश होगी। पूरी धरती पे बारिश होती है, लेकिन सेट पैटर्न नहीं है कि हम वेदर से आइडेंटिफाई कर लेंगे ठीक है जुलाई आ गया बारिश आने वाली है। वो चीज सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही मिलेगी। ठीक है, और उसके पीछे के जो रीजंस हैं वो अपन इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे, राजस्थान की ज्योग्राफी में भी देखेंगे एक बार मॉनसून को। ये होती हैं सीजनल विंड्स, और पूरी दुनिया में मॉनसून जो है वो सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही आता है। प्लीज रिमेंबर दैट। यस, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जितने भी क्लाइमेट होते हैं, लंदन क्लाइमेट है, बारिश हर जगह हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 100% बारिश होगी। वो चीज आपकी मॉनसून में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही है। हवाओं का डायरेक्शन बदल जाता है, सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ ही होता है। और सर्कुलेशन देखते हैं सेल्स में। ये डायग्राम भी देखा होगा, जीसी लेओंग पढ़ रहे हो, सविंदर सिंह पढ़ रहे हो, कुछ तो रेफरेंस ली थी, एनसीईआरटीज भी अगर ली थी तो। ये डायग्राम है, इसमें क्या है, दिस इज 0 डिग्री, थोड़ा थिक कर लेते हैं पेन को एंड लेट्स मेक इट ब्लू। दिस इज 0 डिग्री, 0 डिग्री इज इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होगा, ज्यादा धूप पड़ेगी तो हवाएं क्या होंगी, राइज कर जाएंगी। इक्वेटोरियल लो प्रेशर, और ये काम करता है 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ तक। तो ये 10 डिग्री का जो एक मोटा माटी जो इलाका है आपका, ये होता है लो प्रेशर बेल्ट, जिसका दूसरा नाम है, फन नेम है, डोल्ड्रम्स। 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ को बोलते हैं डोल्ड्रम्स। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट है, हीट जो होती है वो राइज कर जाती है। उसके बाद में है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब ये इनका डायरेक्शन होता है ये, ठीक है, और ये सेम चीज साउथ में भी चलती है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इनको ईस्ट क्यों बोलते हैं, ईस्टर्ली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्शन ईस्टवर्ड है। एरो दिख रहे हैं, ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, इसलिए इनको ईस्टवर्ड बोलते हैं। फिर उनके ऊपर होती है वेस्टर्लीज, क्योंकि ये वेस्ट की तरफ जाती हैं। क्यों जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से हवाएं बाहर निकलती हैं, लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। यहाँ पर सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया है, यहाँ पर भी सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया है। इन दोनों जगहों पे जो लो प्रेशर बन गया है, हवाएं राइज कर जाती हैं, और हाई प्रेशर की वेस्टर्ली यानी कि वेस्ट की तरफ जाने वाली हवाएं उस जगह को फिल करने की कोशिश करती हैं। और पोल्स पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, ये भी लो प्रेशर की तरफ हवाएं अपनी
भेजता है। तो एक ओवरऑल लुक ऑफ द डायग्राम इज दिस। अर्थ के ऊपर इस फॉर्म में हवाएं चल रही हैं। तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, उसी तरह से पहले ये, फिर ये और फिर ये। अर्थ के ऊपर हवाएं ऐसी चलती हैं। ये होती हैं एटमॉस्फेरिक विंड सिस्टम। कहां गया, कहां गया, कहां गया? यस, ये होते हैं एटमॉस्फेरिक विंड सिस्टम। ग्लोबल लेवल पे हवाएं ऐसे ही चलती हैं। जब ग्लोबल लेवल पे ऐसे हवाएं चल चुकी हैं तो इसके बाद में हम देखेंगे कुछ सेल्स की बात करेंगे। 0 से 30 डिग्री सेल को बोलते हैं हेडली सेल। ये नॉर्थ और साउथ दोनों में एक ही तरीके से नाम लिया जाता है। साइंटिस्टों के नाम के ऊपर पड़े हुए हैं, बहुत कहानी जानने की जरूरत नहीं है, नाम लर्न करने हैं। 0 से 30 नॉर्थ, 0 से 30 साउथ हेडली सेल, 30 से 60 नॉर्थ फेरल सेल, 30 से 60 साउथ फेरल सेल, 60 से 90 डिग्री आपके पास पोलर सेल है, 60 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ आपके पास पोलर सेल है। अब इनके अंदर हवाएं कैसी चलती हैं? कॉन्सेंट्रेट ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट द कलर। रेडी चला लेते हैं अपन भी ताकि कंफ्यूजन ना हो। धरती के पास में जहां पर धूप पड़ रही है वहां पर गर्म लाइनें हैं, गर्म हवाएं हैं, रेड लाइंस हैं, तो हवाएं राइज करेंगी। गर्म क्या होगा? राइज करेगा। बढ़िया, कर गया। यहां पर भी हवाएं ऊपर की तरफ राइज कर रही हैं। अंदर वाली हवाएं अपन देख चुके हैं। दिस इज द डायग्राम। ये अपन हवाएं देख चुके हैं। अपन हवाएं चल कैसे रही हैं उसका डायरेक्शन देख लिया है, लेकिन हवाएं खुद कन्वेक्शन भी करती हैं। ठीक है, धरती के पास में जो टच होने वाली हवाएं हैं वो गर्म हो गई हैं, वो राइज कर गई हैं। जो हवाएं राइज कर गई हैं उन हवाओं को खुद उसी सेल के ऊपर पाई जाने वाली ठंडी हवाएं जो हैं वो भी रिप्लेस करती हैं। तो हवाएं सिर्फ धरती के ऊपर ही नहीं चलती, ऐसे भी चलती हैं। हर तरीके से हवाओं का मूवमेंट होता है। तो ये अपन ने देख लिया है, सेल्यूलर हवाएं जो होती हैं वो देख रहे हैं अपन। ठीक है, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में ऐसे ही काम करता है। अब धरती के ऊपर तो गर्मी थी तो हवाएं राइज कर गई, लेकिन ऊपर जाके क्या है? ऊपर ठंड है। तो जो ठंडी हवाएं होती हैं वो बैठने लग जाती हैं, उनका वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ता है तो उनको आराम की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो वो इस तरह से हवाएं सेटल भी होने लगती हैं। यानी कि जो हवाएं मूव कर गई उनकी तो जगह ठंडी हवा लेती ही है, जो हवाएं राइज कर जाती हैं उनकी हवाएं भी उनकी जगह भी दूसरी हवाएं, ठंडी हवाएं लेने लग जाती हैं। ये तो हो गए हेडली सेल और फेरल सेल की कहानी। अब क्योंकि हेडली सेल और फेरल सेल के अंदर इंट्रा सेल मूवमेंट हो रहा है, तो यही कारण है कि पोलर एयर भी मूव करती है। अर्थ टिल्टेड है, तो जब सन की किरणें पड़ रही हैं तो नॉर्थ पोल की तरफ थोड़ी सी धूप आने लग जाती है। थोड़ी सी ही क्यों ना हो, हल्की सी धूप भी आपको हल्का सा गर्माहट तो देगी। वो हल्की सी गर्माहट भी इस एयर को चर्न कर देती है। सेम थिंग गोज ओवर हियर ऑल्सो। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। 35। ठीक है, सेम रीजन यहां पे भी मूव करता है। थोड़ा ऐसे देख लेते हैं, ये अपन दोनों देख चुके हैं अब, राइट। हवाएं धरती पे जो जमीन है उसके कारण थोड़ा सा टिल्ट हो जाती हैं। बेल्ट शेप अपनी मेंटेन नहीं कर पाता। अपन ने कितने बेल्ट देखे हैं? डोलड्रम देखे हैं, हॉर्स लैटिट्यूड देखे हैं, सारे देखे हैं। बेल्ट अपनी शेप मेंटेन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जहां पर पानी होता है वहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर मेलो डाउन होगा, जहां पर लैंड आएगी वहां पर अचानक से टेम्परेचर चेंज होगा, तो हवाएं अपना डायरेक्शन भी चेंज करती हैं। तो जहां पर लैंड है वहां पर बेल्ट थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जहां पर लैंड नहीं है, सी और ओशन है, वहां पर बेल्ट थोड़ा सा पतला हो जाता है। यही फर्क है, हवाओं के डायरेक्शन का फर्क नहीं है। ओके, वो डायग्राम तो यही कहता है। दूसरा डायग्राम देखते हैं। जो नॉर्थ पोल है उसका जो सेल्यूलर है, जो एरिया है जहां पर हवाएं मूव कर रही हैं, ट्रोपोस्फेयर जो है वो पतला है। क्यों? क्योंकि टेक्निकली सारी की सारी हवाएं ठंडी है, कोई 1-1.5 डिग्री का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। मोटा हो जाता है थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल एरियाज में, टेम्परेट एरियाज में, और ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल एरिया, ये दो एरियाज हैं, यहां पर आपका सेल बहुत ज्यादा थिक है। क्यों? क्योंकि यहां पर ट्रोपोस्फेयर भी वाइड है, दो कारणों से। पहला हीट और दूसरा कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स किस चीज को बोलते हैं? घूम रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो रहा है, इसी को कोरियालिस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, यही कोरियालिस फोर्स होता है। जो चीज घूम रही होती है उसके साथ में डायरेक्शन उसके ऊपर पाई जाने वाली चीजों का भी बदलने लग जाता है, इसी को कोरियालिस फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहां पर वाइडन हो जाता है आपका ट्रोपोस्फियर। दैट्स इट। तीनों चीजें समझ में आ गई? बढ़िया, आगे चलते हैं। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, सोलर रेडिएशन जो है वो पोलवर्ड्स कम होने लग जाता है। सोलर रेडिएशन का मतलब क्या होता है?
सोलर रेडिएशन का मतलब होता है सन्स हीट। सिंपल लैंग्वेज यूज करो समझने के लिए, ओके बढ़िया। अगर आप लिखोगे सन्स हीट डिक्रीजेस, कोई गलत नहीं करेगा आपके एग्जाम में मार्क्स। सोलर रेडिएशन लिखोगे, इंसोलेशन लिखोगे, सुंदर लगता है, मार्क्स उतना ही मिलेंगे, सही लिखना है बस, ओके। ऑल्टीट्यूड, जो हायर ऑल्टीट्यूड होता है, यानी कि हिमालयस के ऊपर ठंड पड़ रही है लेकिन सब ट्रॉपिकल बेल्ट में आता है तो टेक्निकली ठंड नहीं पड़नी चाहिए, तो हायर ऑल्टीट्यूड होगा तो भी वहां पर कूल एनवायरमेंट देखने को मिलेगा। और ओशंस के पास में होगा, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, ठीक है ना, समथिंग विच इज नियर समथिंग एल्स, तो नियरनेस है, ओशन की प्रॉक्सिमिटी है, तो वहां पर क्या होगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलेगा। दीज आर द 3 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटमॉस्फेरिक विंड सिस्टम। अब अपन मीटियोरोलॉजी पे आ जाते हैं, वेदर एलिमेंट्स, एटमॉस्फेरिक फेनोमेना देखेंगे और कुछ बेसिक फोरकास्टिंग समझने की कोशिश करेंगे कि किस बेसिस पे वेदर फोरकास्ट किए जाते हैं। मीटियोरोलॉजी का मतलब होता है आपको शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को पढ़ना है, इसका की यही है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, स्टॉर्म्स और प्रेशर सिस्टम्स। प्रेशर सिस्टम्स अपन अभी देख चुके हैं अर्थ के ऊपर, ये रहे, ये प्रेशर सिस्टम आपको याद करने हैं, अगर आपने याद नहीं किया है तो देयर इज स्टिल टाइम, इसको रिमेंबर द प्रेशर सिस्टम्स। नेक्स्ट, डेली वेदर प्रेडिक्शन में आपके ये चीज काम आती है। वेदर एलिमेंट्स में आपके पास में डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, इनमें आपको मेजर किया जाता है वेदर को। और इंसोलेशन, इंसोलेशन का मतलब होता है सन्स हीट या सन्स रेज, तो जहां पर सूरज की किरणें पड़ेंगी वो जगह गर्म होगी, इंसोलेशन का मतलब यही होता है, ठीक है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं, जगह गर्म हो रही है। प्रेसिपिटेशन किस किस तरीके से हो सकता है, रेन, स्नो, हेल, हेल को क्या बोलते हैं, ओले गिरना, और ये कंडेंसेशन के थ्रू होता है। अपन ने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखी थी तो मैंने आपको बताया था, इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, कैसे क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स कहां पर जहां उनको टेम्परेचर थोड़ा सा फ्रेंडली मिलता है तो वो प्रेसिपिटेशन कर देते हैं, बारिश कर देते हैं। और ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है, एयर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वाटर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अगर वेपर फॉर्म में भी हैं तो है तो H2O, तो मॉलिक्यूल तो पानी का ही है, राइट, यस। तो एयर के अंदर कितना पानी है वो ह्यूमिडिटी में नापा जाता है। ह्यूमिडिटी परसेंटेजेस में होती है, जैसे 70% ह्यूमिडिटी है यानी कि बारिश होगी अब, या फिर हो भी रही होगी बल्कि, ठीक है, ये होता है ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक फेनोमेना, अपन थंडरस्टॉर्म्स और साइक्लोन्स देखेंगे कैसे बनते हैं। और ये एक नया टॉपिक है, फ्रंट। वार्म और कोल्ड दो तरीके के फ्रंट होते हैं, फ्रंट बाउंड्रीज जो होती हैं उनके ऊपर किस तरह का वेदर पाया जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट से ही शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया ठंडी हवा और गर्म हवा का कंफ्यूजन, ठीक है, तो जो गर्म हवा होगी वो राइज कर जाएगी, हल्की होगी, यानी कि उसका एरिया जो होगा, वॉल्यूम, सॉरी नॉट एरिया, जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा। और कोल्ड एयर क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है, कम जगह लेती है तो उसका वॉल्यूम कम होगा। मास ज्यादा हो सकता है, मास इक्वल भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, राइट। तो कोल्ड एयर जो होती है वो ब्लू कलर के ट्राइंगल से बताई जाती है, और वार्म एयर जो होती है वो सेमी सर्कल, जो रेड कलर के डायग्राम्स होते हैं उनसे बताई जाती है। स्टेशनरी का क्या मतलब होता है देखते हैं। ऐसी जगह जहां पर वार्म और कोल्ड दोनों हवाएं आके मिल गई और ठहर गई, देयर इज नथिंग मूविंग ओवर हियर, तो इस जगह पर जहां पर दोनों की दोनों टाइप ऑफ हवाएं बस मिल के बैठ जाती हैं एक जगह, ना किसी को कोई धक्का दे पा रहा है, रिप्लेस कर पा रहा है, तो इस जगह को स्टेशनरी फ्रंट बोला जाता है। कोल्ड फ्रंट वो होता है जब कोल्ड हवा जो है, जो ठंडी हवाएं जो है, ठंडा वॉल्यूम जो है वो वार्म एयर को रिप्लेस करने लग जाता है, यानी कि कोल्ड एयर जो है उसमें इतना प्रेशर होता है कि वो वार्म एयर की जगह लेने लग जाए। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है वार्म फ्रंट। वार्म एयर जो है वो कोल्ड एरिया की जगह को रिप्लेस करने लग जाता है, और वार्म एयर जो है वो कोल्ड एरिया की जगह को क्लेम करने लग जाती है, दैट इज वार्म फ्रंट। और ऑक्लूडेड का मतलब होता है कोल्ड फ्रंट ओवरटेक कर लेता है वार्म फ्रंट को, यानी कि नीचे वार्म फ्रंट है, राइट, यानी कि आमने सामने है, कोल्ड फ्रंट जो है वो वार्म फ्रंट के ऊपर चढ़ के दबा देता है उसको, ठीक है, राइट। हवाएं ऐसे ही काम करती हैं, आई एम नॉट डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे ही है, तो इसको ऐसे ही इमेजिन करो, सॉलिड्स में इमेजिन करोगे समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब वार्म एयर है और कोल्ड एयर है, दिस इज कोल्ड फ्रंट, देखो ब्लू ट्राइंगल्स और सेमी सर्कल, रेड सेमी सर्कल्स आपका वार्म फ्रंट है। कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट दोनों मिल जाते हैं, वो जगह जहां दोनों इन दोनों की मीटिंग होती है वहां होती है बारिश। कोल्ड फ्रंट में आपको ह्यूमिडिटी कम देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है। और वार्म फ्रंट में आपको ह्यूमिडिटी हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि वाटर वगैरह को वो ले लेती है हवा, ठीक है, वेपर फॉर्म में ले लेती है, बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उन हवाओं के साथ में ट्रैवल करने लग जाते हैं। यहाँ पर है वाटर और यहाँ पर है टेम्परेचर का गिरना, तो ये जो वाटर है, वाटर वेपर है, ये बना लेते हैं क्लाउड्स, और इन क्लाउड्स को अचानक से टेम्परेचर गिरा हुआ मिलता है, ठंडे हो जाते हैं, तो ये जो वार्म एयर जिसके अंदर क्लाउड्स हैं
ये भी ठंडे हो जाते हैं, और जैसे ही क्लाउड्स को ठंडक मिलेगी, क्लाउड्स क्या करेंगे, बरस जाएंगे, क्योंकि वाटर जो है वो वेपर फॉर्म से चेंज होके वापस कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो वो बरस जाएगा। जैसे जैसे वार्म और कोल्ड फ्रंट एक दूसरे से मिलते हैं, वैसे वैसे ही अलग अलग तरीके के क्लाउड्स बनते हैं और यहाँ पर बारिश होती है। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड जो होते हैं वो होती है बारिश। जहां पर भी आपको निम्बस वर्ड मिल रहा है ना, NIMB, निम्ब का मतलब यही होता है कि पानी बरस रहा है, ठीक है। तो निम्बोस्ट्रेटस है, निम्बोसाइरस होते हैं, निम्बोस्ट्रेटस होते हैं, हाँ, ये हो गए, हाँ, निम्बो क्यूमुलस, क्यूमुलो निम्बस, ये 3 तरह के क्लाउड्स होते हैं जिनमें किसी ना किसी तरीके से आपको बारिश देखने को मिलेगी। ये वाले क्लाउड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि इन क्लाउड्स से बनते हैं थंडरस्टॉर्म्स, ठीक है। थंडरस्टॉर्म्स का डायग्राम कहां गया? ये रहा। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी सर्च। मैंने थंडरस्टॉर्म का डायग्राम लगाया है, मे बी थोड़ा आगे पीछे हो, सॉरी, आई एम सॉरी। थंडरस्टॉर्म्स का डायग्राम नहीं है, मैं बना के बता देती हूँ, इट्स परफेक्टली ओके, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। थंडरस्टॉर्म्स कैसे होते हैं? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इस तरह के हैवी क्लाउड्स होते हैं, और इन क्लाउड्स में होता है निम्बो, यानी कि नींबू नहीं है ये, निम्बो है, यानी कि वाटर। वाटर है तो बरसेगा, बरसेगा। इसके साथ में आते हैं आपके पास में थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक है। जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आपको मिलेंगे, तो यहां पे आएगी बादलों की गड़गड़ाहट, जैसे बिजली चमकती है, बिजली के कारण गड़गड़ाहट आती है, थंडर और लाइटनिंग, बिजली देखने को मिलेगी। ये होते हैं वायलेंट स्टॉर्मी रेन। कैसी होती है? वायलेंट स्टॉर्मी रेन, बहुत हैवी रेन मिलेगी आपको, और थंडर लाइटनिंग देखने को मिलेगी। स्टॉर्मी, बहुत तूफानी हवाएं चल रही हैं, वेरी फास्ट विंड्स भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। टेंस एंड टेंस ऑफ माइल्स पर आवर, नहीं, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स पर आवर की स्पीड से आपको हवाएं देखने को मिलेंगी। यही होती हैं आपकी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ये क्लाउड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी क्लाउड से आपके थंडर और लाइटनिंग भी आती है, और ये क्लाउड जब आता है तो फ्लैश फ्लड्स आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अपन ने रिवर्स और लेक्स वाले चैप्टर में फ्लैश फ्लड्स देखे थे, उसके पीछे यही क्लाउड्स होते हैं। फोरकास्टिंग में आपके पास में सैटेलाइट्स हैं, रेडार्स मॉडल्स हैं, हाई प्रेशर आपके पास में, हाई प्रेशर का मतलब ये होता है कि क्लियर स्काई है, लो प्रेशर का मतलब है कि वहां पर क्लाउड्स और रेन बन जाएंगे, ठीक है। अभी तक यही है, बढ़िया, आगे चलते हैं। हरिकेन कैसे बनता है? जब आपके समंदर का 28 डिग्री सेंटीग्रेड पानी हो जाता है, समंदर के सरफेस पे पानी का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो वहां पर बनने लग जाता है लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, गर्मी होगी तो हवाएं ऊपर राइज करेंगी। ऑलवेज बी ऑलवेज श्योर ऑफ हाउ द हीट ट्रांसफर वर्क्स। आपको पता है कि हवाओं के ऊपर गर्मी का क्या असर होने वाला है, तो आपको पता है ये सारे कॉन्सेप्ट्स, इसलिए मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। तो हीट राइज हो जाएगी, ठीक है, हीट हो गई, यहाँ पे ये चलने दो, हीट हो गई, तो ये जो हवाएं हैं यहाँ की, ये ऊपर राइज होने लग जाएंगी। जैसे ही ऊपर राइज होंगी तो ऊपर क्या है? कोल्ड एयर मिलेगी आपको। तो कोल्ड एयर को अब नीचे जाने की जगह नहीं मिल रही है, क्यों? क्योंकि चारों तरफ से हवाएं ऊपर आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गर्मी हो रही है, तो साइडों से भी हवाएं नहीं आ पा रही है, बिकॉज ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, इट्स अ बिग एरिया। क्योंकि साइडों में भी समंदर का टेम्परेचर क्या है? 28 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर भी राइजिंग हो रही है। तो क्या होता है कि यहाँ पर नीचे समंदर के जस्ट ऊपर इन जगहों पे बहुत एक्सट्रीम लो प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है। अगर एक जगह पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर होगा तो ऊपर का जो कोल्ड एयर है वो नीचे आने की कोशिश करेगी। कोशिश करने की कोई जरूरत थी नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो फेल हो रही है कोशिश आपकी। तो क्या होगा? इन हवाओं में चर्निंग होने लग जाएगी, ये हवाएं घूमने लग जाएंगी। क्यों? ताकि वो ये कर सके कि इसको फनल शेप दिया जा सके, कि अगर ये जो हवा ऊपर आ रही है मैं इसको घुमा दूंगा तो ये क्या होगा? हवा कम जगह लेगी और आराम से ऊपर राइज करने लग जाएगी। जैसे ही कम जगह लेगी तो साइडों में स्पेस क्रिएट होगा इस ठंडी हवा को नीचे आने के लिए, ठीक है। ये जो चर्निंग होती है, यही चर्निंग बहुत तेज स्पीड में होने लग जाती है, और इसी तेज स्पीड के बीच बीच में फनल्स क्रिएट होती हैं, छोटी छोटी पतले पतले स्पेसेस क्रिएट होते हैं, जहां से आपकी कोल्ड एयर, ये ब्लू वाले एरो नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं, ये कोल्ड एयर आपके नीचे स्पेस लेने लग जाते हैं। तो यस, द कोल्ड एयर डज कम ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन, बट जो चर्निंग हो रही है उसी चर्निंग के कारण आपके हरिकेन्स बनते हैं। इंडियन ओशन में उसको अपन साइक्लोन्स बोलते हैं। लेट्स लुक इट ओवर हियर, ठीक है। तो ये वार्म एयर ऊपर राइज हो रही है, वार्म एयर ऊपर राइज होगी तो हॉट एयर को हाँ, तो कोल्ड एयर को नीचे आने की जगह नहीं मिल रही है, कोल्ड एयर को नीचे आने की जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा?
ये इसको घुमाने लग जाएंगी, कम जगह लेगी, तेज स्पीड में हवाएं आसानी से ऊपर जा सकती हैं। यही तेज हवाएं जो आसानी से ऊपर जा रही हैं फनल्स बनाती हैं और इन फनल्स के थ्रू ये कोल्ड एयर नीचे आने लग जाती है। यू सी दिस, जब ये कोल्ड एयर नीचे आने लगेगी तो प्रेशर तो मेंटेन हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई, ये चर्निंग। इस चर्निंग का बिल्कुल मिड पॉइंट होता है आई ऑफ द स्टॉर्म। यहां पर आपको जनरली शांति देखने को मिलेगी, हवाएं नहीं चल रही होती हैं, हवाएं सबसे ज्यादा वायलेंट होती हैं साइडों में और ऊपर ऑब्वियसली। ठीक है, इसी को कहते हैं साइक्लोन। डोंट वरी अबाउट दिस, ये सारे डायग्राम्स आपको पीपीटी में मिल जाएंगे। हरिकेन्स और साइक्लोन्स वाले जितने भी डायग्राम्स मैंने यूज किए हैं, पीपीटी आपको ऐप पे मिल जाएगी। ओके, पीपीटी आपको ऐप पे मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, ऐप के ऊपर जाना है। जो क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं उसमें इफ यू क्लिक ऑन माय नेम, माय वीडियो, ज्योग्राफी के जितने भी वीडियोस हैं वो भी मिल जाएंगे रेफरेंस के लिए, और ज्योग्राफी के उस वीडियो के साथ में जो भी पीपीटी मैं यहाँ करा रही हूँ, यू विल फाइंड दैट ऑल्सो। सो डोंट वरी अबाउट दिस कि मैं डायग्राम बना लूँ, मैं रट लूँ, नहीं, जस्ट अभी समझने पे ध्यान दो। ओके, राइट, मोर क्लियर एग्जाम्पल, आई ऑफ द स्टॉर्म 30 किलोमीटर वाइड है, काम है, लो प्रेशर सेंटर है, बिल्कुल यहाँ पर हवाओं की एक्टिविटी नहीं हो रही है। आई वॉल के ऊपर बहुत ज्यादा हवाओं की एक्टिविटी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हवाओं के बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं चारों तरफ, और उन बैंड्स के बीच में जो जगह मिलती है उस जगह से कोल्ड एयर जो है वो ओशन सरफेस की तरफ भागने की कोशिश करती है। मैक्सिमम हाइट 15 to 17 किलोमीटर की देखने को मिलेगी, डायमीटर्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का भी हो जाता है। ये इंटेंस डायमीटर जो है ये आपको हरिकेन्स में, यानी कि आपको पैसिफिक और अटलांटिक एरियाज में देखने को ज्यादा मिलेंगे। इंडियन ओशन के हरिकेन साइक्लोन जो होते हैं वो इतने भीषण नहीं होते हैं जितने वहां पर अपन को अटलांटिक्स में देखने को मिलेंगे। ओके, राइट, आगे चले। ये है आइसोथर्म का डायग्राम। मौसम के साल में कौन से महीने की बात हो रही है उस अकॉर्डिंग प्रेशर किस तरीके का है। अपन ने प्रेशर बेल्ट्स देखे थे, लेकिन वो मोटा मोटी अर्थ का था, अपन ने बेल्ट्स बना लिए दुनिया में। क्यों? क्योंकि लैंड है और सी है, अलग अलग टाइप और ऑल्टीट्यूड्स हैं, डिप्रेशंस हैं, बहुत सारी जगह हैं, जिनके कारण प्रेशर बेल्ट्स थोड़े से टिल्ट होते हैं, मुड़ने लग जाते हैं, हल्के हल्के घूमते हैं। वही चीज है, जुलाई के महीने में गर्मी पड़ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रही हूं, और सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड पड़ रही है। इतना तो आता है, ठीक है, राइट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहां पर गर्मी पड़ रही है दिस इज हॉट, और सदर्न हेमिस्फीयर में जुलाई के महीने में कोल्ड है। ये मंथ है आपका JULY, जुलाई, ठीक है। तो गर्मी पड़ रही है तो देखो इंडिया के ऊपर लो प्रेशर बन रहा है ना, तभी तो वहां पर हवा राइज करेगी, समंदर से हवाएं भाग के आएंगी, जुलाई अगस्त में हमारे पास में बारिश आएगी, राइट। बढ़िया, मॉनसून का हिंट था। यहां पर हाई प्रेशर बन रहा है, दिस इज नॉर्थ अटलांटिक। यहां पर हाई प्रेशर बन रहा है, दिस इज नॉर्थ पैसिफिक। क्यों? पानी है, कंपैरेटिवली लैंड से कम गर्म हो रहा है। ये पूरी लैंड आपकी लो प्रेशर की है। सी यूरोप लो प्रेशर, इंडिया लो प्रेशर, जो सर्किल के अंदर सर्किल है एक्सट्रीम लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ डेजर्ट है। यहां पर इंडिया में क्या है? डेजर्ट है, ठीक है। सिमिलर इज द केस विद दिस पोर्शन, डेजर्ट है। एग्जैक्ट उल्टा आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा। जो ओशन है वो लो प्रेशर है कंपैरेटिवली जमीन को देखते हुए। साउथ अफ्रीका में क्या है? हाई प्रेशर है, ठंड पड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? हाई प्रेशर है, ठंड पड़ रही है। लेकिन इसके आसपास के जो पानी के इलाके हैं वहां पर उस ठंड पड़ने वाली जमीन से कंपैरेटिवली प्रेशर थोड़ा सा कम है, लो प्रेशर है। ये हो गई जुलाई की कहानी, और ये हो गई आपकी दिसंबर की कहानी या जनवरी की कहानी। इसका एग्जैक्ट पलट दो, अभी तो मैं गिर जाती, मैं ही पलट जाती। दिस इज कोल्ड, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ कोल्ड है, जनवरी का टाइम है, JANUARY, और 0 से 90 डिग्री साउथ हॉट है, प्रेशर बेल्ट उल्टा हो जाएगा। सदर्न हेमिस्फीयर में आपको लैंड कम देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर आइसोथर्म्स, ये जो बार्स दिख रहे हैं ये जनरली सीधे सीधे से होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा टिल्टिंग हो रही है, दिख रही है। दैट्स इट, बहुत इजी है, सिर्फ आपको हीट का गेम ध्यान रखना है। हाइड्रोलॉजी मैंने लेक्स और रिवर्स वाला जो चैप्टर है उसमें अच्छे से कवर किया है। हाइड्रोलॉजी का मतलब होता है वाटर साइकिल, रिवर, ग्राउंड वाटर, फ्लड्स, ड्राउट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। हाइड्रोलॉजी जो है उसमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी होती है, वाटर मूवमेंट की स्टडी होती है। इसमें अपन देखते हैं वाटर साइकिल, रिवर, ग्राउंड वाटर एक्सट्रीम्स, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। It is important for us to study hydrology because we find out resources and hazards associated with it. ये डायग्राम याद है क्लास नंबर 3 से, रिवर्स एंड लेक्स वाला। ये पूरा जो है पानी जिस तरीके से मूव करता है धरती के ऊपर, पानी की क्वांटिटी वही है, ठीक है। या तो फ्रोजन फॉर्म में है, या फिर ओशियानिक फॉर्म में है, रिवर्स में है, ग्राउंड वाटर में है, या फिर वेपर फॉर्म में है, या फिर पेड़ पौधों के अंदर है। इतना ही पानी है, इसके अलावा पानी नहीं है,
ठीक है, लेकिन इस पानी की साइकिल होती है, जो जहां पानी पाया जाता है वो हमेशा वहां पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो पानी कैसे मूव करता है, क्लास नंबर 3 रेफरेंस, एग्जैक्टली ऐसे मूव करता है। इसके अलावा ये है ग्राउंड वाटर। इस डेप्थ तक हम खड्डा खोद के, इस डेप्थ तक हम क्या कर रहे हैं, वेल ट्यूबवेल वगैरह खोद के ग्राउंड वाटर को लेने की कोशिश करते हैं। सिर्फ इतनी ही डेप्थ है, ठीक है। ये जो ब्राउन वाली लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज द सॉइल पोर्शन, जिसको हम खोद के पानी निकाल लेते हैं। कुछ ही दिनों में आसपास का जो पानी है वो रिचार्ज करता है और वेल से हम पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ साल लगते हैं जब दूर दूर से पानी आके इस एरिया को देता है। कुछ सेंचुरीज लग जाती हैं जब और डीप पानी जो है उसको हम सक करके वेल्स एंड ट्यूबवेल्स के फॉर्म में धरती पे ले सकते हैं। और मिलेनिया लग जाता है जब बहुत डीप पानी जो है वो हमें फ्लो का डायरेक्शन मिल जाता है वहां पे कि भैया पानी कहां से कितनी देर में कहां से आ रहा है, ठीक है। ये जो आपको लाइट सैंडी कलर का नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कन्फाइनिंग बेड। यहां पर हार्ड रॉक्स पाई जा रही हैं, इसीलिए पानी का मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। सी डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है ना, रेस्ट्रिक्टेड पानी का मूवमेंट है। इसके बाद में ये लैंड सरफेस है आपकी, ये अनसेचुरेटेड लैंड है जिसके ऊपर अपन ऑलरेडी खड्डे वड्डे खोद खाद के खेल लेते हैं, ठीक है। स्ट्रीम कैसे फ्लो करती है, अनकन्फाइंड एक्वाइफर कौन सा है, ये वो पानी है जिसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं कभी भी कहीं से भी, ठीक है। अब यही पानी है जिसकी एक्चुअली डेप्थ बढ़ती जा रही है। जो लोग चिंता कर रहे हैं ना कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है, वाटर टेबल जो है वो और ज्यादा डीप हो रही है, वो यही पानी है जो एक्चुअली कम हो रहा है। यानी कि ये पानी जो है वो बहुत ज्यादा या तो डीप जा रहा है या फिर हम मिसयूज करके उसको ओवरफ्लो करके स्ट्रीम्स के फॉर्म में समंदर में जोड़ रहे हैं, नदियों में जोड़ रहे हैं, जो कि वेस्टफुल है क्योंकि समंदर का पानी हम कंज्यूम नहीं कर सकते, राइट। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ आ गए रिवर्स और ड्रेनेज बेसिन, अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ग्राउंड वाटर और एक्वाइफर्स को मैंने अभी इसी सेकंड आपको समझाया है। आगे चलते हैं, ये है आज का मेन टॉपिक। रिवीजन हो गया सारा। सीज और ओशंस को देखते हैं। सीज और ओशंस में इनकी स्टडी को कहते हैं ओशियानोग्राफी। इसमें अपन 3 चीजें देखेंगे, ओशन करंट्स, सी फ्लोर फीचर्स और टाइड्स एंड वेव्स। मैम मरीन इकोसिस्टम का क्या, बायोडाइवर्सिटी का अलग चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी को अलग से कवर करेंगे। ओशियानोग्राफी में हम देखेंगे कि ओशंस के फिजिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट कैसे होते हैं, करंट कैसे चलते हैं, इकोसिस्टम कैसे काम करते हैं, सी फ्लोर दिखने में कैसा होता है और टाइड्स और वेव्स का क्या फंडा है। ओके, ओशन करंट्स, 2 तरीके के करंट्स होते हैं। एक तो होता है डेप्थ के अकॉर्डिंग और एक होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। यानी कि ओशन करंट्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है अकॉर्डिंग टू डेप्थ और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। डेप्थ क्यों, ओशंस क्या है, बहुत ज्यादा गहरे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गहरे हैं, तो ओशन की गहराई के ऊपर भी करंट्स डिपेंड करेंगे। और दूसरा टेम्परेचर, यानी कि सनरेज, सन की हीट, ठीक है, सन की हीट को नहीं छोड़ना है। देयर इज लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ सन, ठीक है। तो सनरेज होंगी, वहां पर टेम्परेचर वेरी करेगा और जहां टेम्परेचर वेरी करेगा वहां पर मूवमेंट होगा। तो ओशंस में भी मूवमेंट होता है। ओशन करंट्स का मतलब होता है समंदर के अंदर चलने वाली पानी की नदियां, दैट्स इट। ओके, ये होते हैं 2 तरीके के, शैलो फोटिक जोन्स और ये होते हैं दूसरे टाइप के डीप एफोटिक जोन्स, जहां पर लाइट नहीं पहुंच पा रही है। और टेम्परेचर के ऊपर 2 होते हैं, एक तो होते हैं कोल्ड करंट जहां पर ठंड है, पानी ठंडा है, और दूसरे होते हैं वार्म करंट्स जहां पर पानी गर्म है। लॉजिक से समझ में आ रहा है, ठंडे वो जगह होंगी जो पोलर और टेम्परेट के आसपास होंगी, और वार्म करंट्स वो होंगे जो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और मैक्सिमम आपको इक्वेटर पे देखने को मिलेंगे। गुड, बढ़िया। ओशन करंट्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये अगर आप क्लासिफिकेशन देखना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो इस क्लासिफिकेशन को लिख लो। अनफॉर्चुनेटली ये पीपीटी में नहीं है, बट नॉनदलेस देखते हैं। ये अलग अलग सीज हैं, ये अलग अलग ओशंस हैं, यू ऑल नो दिस। मरीन इकोसिस्टम को भी हटाएंगे, अपन चलेंगे डायरेक्ट यहां। ओशन दिखने में अंदर से कैसा होता है। ओशन की 2 जोन्स होती हैं। नेरेटिक जोन, जहां तक ह्यूमंस डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, इजीली पहुंच सकते हैं, वो इतना डीप नहीं है, और 200 मीटर्स की उसकी रेंज होती है। यानी कि ओशन सरफेस से 200 मीटर्स डीप, दैट इज नेरेटिक जोन। नेरेटिक जोन के बाद में आता है ओशियानिक जोन, यहां होता है असली गेम। 200 मीटर तक आपको मिलेगी लाइट, फोटिक जोन।
फोटिक जोन है, लाइट है और पानी की जो डेंसिटी है इतना प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाती कि ह्यूमंस ना जा पाएं, इसलिए यहाँ पर ह्यूमंस मिल जाएंगे और बहुत ज्यादा आपको ओशन लाइफ जो है, मरीन लाइफ जो है वो भी यहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा आता है आपके पास में एफोटिक जोन। एफोटिक जोन वो होता है जहां पर लाइट नहीं आ रही है। एफोटिक जोन को अपन चार मैक्सिमम तीन जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 जोन्स। दूसरी जोन है, पहली जोन है एफोटिक की मेसोप्लेजिक, लाइफ देखने को मिलेगी, जैसे आपके पास में उसको क्या कहते हैं, जेलीफिश वगैरह हो जाती हैं, ऑक्टोपस होते हैं, ऑक्टोपाई वगैरह होते हैं। इसके अलावा आपके पास में बहुत ज्यादा वो इस टाइप के मरीन एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो बहुत जेली टाइप होंगे और उनका एक्सोस्केलेटन नहीं होगा, यानी कि उनके अंदर जो स्केलेटन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा। वो क्यों होगा इतना सॉफ्ट? बिकॉज पानी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। फिर है बेथीप्लेजिक, यहाँ पर रेयरली कोई एनिमल्स देखने को मिलेंगे, कभी कभी बहुत डरावने से जो एनिमल्स की फोटो देखने को मिलती है वो मेसोप्लेजिक से ही होती है, बेथीप्लेजिक से ही होती है। एबिसोप्लेजिक का अपन के पास में कोई अंदाजा नहीं है कि क्या है वहां पर क्या नहीं है। और ये है 6000 मीटर के बाद में हिडल जोन। हिडल जोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मशीनों से ही हमें पता चला है कि भैया कितनी डीप है, ठीक है। जैसे आपके ट्रेंचेस हैं, मरियाना ट्रेंच वगैरह, ट्रेंचेस जो हैं ये ट्रेंचेस आपके हेडल जोन में आते हैं। इसके अलावा ये समझ में आया ओशन डेप्थ। अब अपन देखते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की डेप्थ। लिटरल जोन जहां पर इंसान पहुंच रहे हैं, सब लिटरल जोन जहां पर अपन एनिमल्स को, मरीन एनिमल्स को लोकेट कर पा रहे हैं, यहां पर हो रहा है शेल्फ ब्रेक, अचानक से डेप्थ आती है, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ब्लैक यहां से लेकर यहां तक है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। और इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसको बोलते हैं बेथियल जोन। बेथियल जोन वहां पड़ेगा जहां पर बेथोप्लेजिक एरिया होगा। इसके बाद में आता है कॉन्टिनेंटल राइज, यानी कि यहां पर थोड़ा सा आपको उभार देखने को मिल सकता है। कोई रॉक्स हैं किस टाइप की, कोई हार्ड रॉक है ना, जैसे इग्नियस रॉक्स हैं, वो देखने को मिल सकती हैं, तो वो इतनी आसानी से इरोड नहीं हो पाई, इसलिए आपको ये थोड़ा सा बल्ज राइज देखने को मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एबिसल प्लेन्स। प्लेन्स हैं समंदर के अंदर, ठीक है। बहुत डीप जोन है और प्लेन है, यहाँ पर कोई आपको हरियाली देखने को नहीं मिलेगी फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन प्लेन एरिया है और एकदम सपाट प्लेटो फॉर्मेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसी जगह भी पाई जाती हैं, सी माउंट बोलते हैं इनको, यानी कि समंदर के अंदर पाई जाने वाली आपकी माउंटेन्स, और अगर वो सी सरफेस के ऊपर भी दिखेंगी तो वहां पर बन जाएगा आइलैंड। सी सरफेस के नीचे है तो सी माउंट बन के रह जाता है। और ये होती हैं डीप हिडल जोन्स। ये जनरली पाई जाती हैं आपकी दो प्लेट बाउंड्रीज के बीच में। दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और दोनों की दोनों आपकी बेसाल्टिक प्लेट्स हैं, ओशियानिक प्लेट्स हैं, दोनों ही बहुत डेंस हैं, दोनों ही डीप हैं। लेकिन फिर भी किसी को तो जीतना है, जो जीतेगा वो ऊपर रह जाएगा, जो हार जाएगा वो नीचे चला जाएगा। तो ये जो डेप्थ क्रिएट होती है, ये जो पोर्शन है वो झुकने वाली जो प्लेट है उसको साथ में इरोड करके ले जाती है, और वो जो गैप मिलता है, एक वी शेप का गैप मिलता है, दैट इज कॉल्ड हिडल जोन। समंदर अंदर से ऐसे ही होते हैं। ये किलोमीटर्स आपके लिए याद करना जरूरी है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। हाँ यही है ना, 200 मीटर्स हो गए, 1000 मीटर्स हो गए, 4000 मीटर्स हो गए और 6000 मीटर्स हो गए। और मरियाना ट्रेंच जो है वो अराउंड 10-11,000 के आसपास मीटर्स में डेप्थ है। दिस इज अनदर डायग्राम, सेम थिंग। कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, स्लोप है, कॉन्टिनेंटल राइज बन जाता है, एबिसल प्लेन्स देखने को मिलेंगे, सबमरीन कैनियंस देखने को मिलेंगी, यानी कि बहुत ज्यादा गहरे गहरे आपको जोन देखने को मिलेंगे। शोरलाइन कैसी होती है और कोस्टल प्लेन्स अपन को पता ही है, मतलब जहां पर रिवर्स और बीचेस वगैरह हैं, ठीक है। ओशियानिक फ्लोर, अनदर डायग्राम। ये मुझे थोड़ा सा कम पसंद आया था, बट इसमें थोड़ी सी डिमार्केशन ज्यादा बेटर तरीके से है। ये कम मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन डिमार्केशन इसके बहुत ब्रिलियंट तरीके से बनाए हुए हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, ओके, एबिसल प्लेन्स, सी माउंट्स, सी दिस इज वॉल्केनिक आइलैंड। क्यों? क्योंकि ये जो माउंट है ये ओशन सरफेस के बाहर आ गई है। और माउंटेन्स क्यों बनती हैं? बिकॉज ऑफ यस टेक्टोनिक प्लेट्स, यस, लेकिन वॉल्केनोज ऑल्सो, ठीक है। अब ये दो प्लेट बाउंड्रीज हैं, रिफ्ट वैली क्रिएट हो गई, मिड ओशियानिक रिज बोलते हैं इसको। रिजेस मतलब छोटी छोटी माउंटेन्स का एक तरह से पूरा का पूरा आपको कॉर्डिलर देखने को मिल जाएगा, मतलब समंदर के अंदर हिमालय हैं छोटी वाली, ओके। और ये ट्रेंचेस हैं, ट्रेंचेस दो प्लेट बाउंड्रीज के जंक्शन को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सेम थिंग, ओके। आई एम होपिंग कि मेरे साथ में चल रहे हो, अगर गड़बड़ हो रही है ना तो प्लीज अभी बता देना है मुझे। ये डायग्राम आपके लिए जरूरी है। सेम थिंग, नथिंग डिफरेंट। इसमें थोड़ा किलोमीटर्स और मीटर्स वगैरह थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताए हुए हैं, कितना टेम्परेचर वगैरह होता है ये भी बताया हुआ है। ओशियानिक डिविजन्स थोड़ा सा ज्यादा सुंदर तरीके से डिमार्केट किया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको यहां पर इंक्लूड किया। दिस डायग्राम, ये है टाइड्स, TIDES,
सूरज है, धरती है, चंद्रमा है, ठीक है ना, सन, अर्थ, मून, इन्हीं तीनों के साथ में टाइड्स होती हैं। मून की भी ग्रेविटी है, सन की भी ग्रेविटी है, अर्थ की भी ग्रेविटी है, और अर्थ के ऊपर पानी है। और पानी क्या होगा, जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा पानी उसकी तरफ निकलने की कोशिश कर लेगा। सन की अट्रैक्टिव फोर्स लगती है और मून की अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, तो दो दो ग्रेविटेशनल पुल एक साथ पानी को खींचेंगे, तो ये हो जाएंगी आपकी टाइडल राइज। और ये टाइडल राइज आपको देखने को मिलेंगी दो ही तरीके से, या तो सन और मून दोनों एक लाइन में आ जाएंगे, या फिर सन और मून दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे। अगेन, मून क्योंकि अर्थ के ज्यादा पास में है तो मून का ग्रेविटी ज्यादा हिट करता है, ज्यादा क्या कहते हैं, पुल कर पाता है पानी को, तो ये पानी मून की तरफ बढ़ने लग जाता है, हाई टाइड हो जाती है, और जो बचा हुआ पानी है वो कम हो जाता है, लो टाइड हो जाती है। हाई टाइड होती है जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ पुल कर रहे हैं, और जहां पर पुल नहीं कर पा रहे हैं वहां पर लो टाइड हो जाती है। इतना ही है, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इतना ही है। आगे चलते हैं, ये है करंट्स का डायग्राम। एक चीज और मैं एक्सप्लेन कर देती हूं इसी के साथ में, लैंड एंड सी ब्रीज। ये है लैंड और ये है सी लैंड। ओके, बढ़िया। यहां पर है सनरेज क्योंकि यहां पर है डे टाइम, और यहां पर है डार्कनेस क्योंकि यहां पर है नाइट टाइम। ओके, इजी, अभी तक समझ में आ रहा है? बढ़िया। जब दिन होगा तो धरती क्या होगी, गर्म हो जाएगी, और समंदर क्या होगा, कम गर्म होगा, धीरे गर्म होगा, थोड़ी सी ठंडक मेंटेन रखेगा। जब गर्मी होती है तो एयर क्या होती है, ऊपर राइज हो जाती है। जब एयर ऊपर राइज हो जाएगी तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो दिन के वक्त समंदर से धरती की तरफ हवाएं चलती हैं, इसको कहते हैं सी ब्रीज। दिन में समंदर से धरती की तरफ हवाएं चलती हैं, सी ब्रीज। रात को उल्टा हो गया, दिन भर पानी गर्म हुआ है, धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन रात को रॉक्स, जो जमीन है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, जल्दी से वो अपना पूरा हीट रिलीज कर देगी, तो शाम होते होते बंबई ठंडा हो जाता है, ठीक है। और बंबई के पास में जो आपको अरेबियन सी देखने को मिल रहा है वो गुनगुना है, क्योंकि ये गर्म है, वार्म है, तो यहां पर एयर राइज करती है, और ये गर्म है, पानी गर्म है, एयर क्या होगा, राइज करेगा, और लैंड जो है वो ठंडी हो चुकी है, लैंड की एयर बैठ जाती है, हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से रात के टाइम बंबई से हवाएं निकलेंगी समंदर की तरफ, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, यही होता है, ठीक है। पता नहीं कितने दिनों से परेशान हो रहे हो, तो इतना ही है, ज्यादा दम है नहीं इसमें, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ वेरी इजी थिंग, दीज आर नॉट डिफिकल्ट। ये है ओशन करंट्स। जैसा मैंने बताया था, करंट्स का मतलब होता है समंदर के अंदर पानी की नदियां बहना, दैट इज व्हाट करंट्स आर ऑल अबाउट। इस जोन में पाए जाने वाले सभी करंट्स वार्म करंट्स हैं। इस जोन से ऊपर नॉर्थ में और कैप्रिकॉन से नीचे साउथ में पाए जाने वाला करंट्स कोल्ड करंट्स हैं। मोटा मोटी इतनी ही है, ये करंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है, लगभग 20-22 करंट्स हैं, नाम है, और वो नाम भी बहुत इजी हैं। इक्वेटोरियल वार्म करंट, जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वो वार्म करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है वो वार्म करंट है, पेरुवियन करंट जो है वो कोल्ड करंट है, ठीक है। ब्राजीलियन करंट जो है वो वार्म करंट है, बेंगुलिया करंट जो है वो कोल्ड करंट है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है वो कोल्ड करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो कोल्ड करंट है। यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स एंड द टाइप्स ऑफ करंट्स। ऐसे ही होगा, लिस्ट आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसका कोई और तोड़ नहीं है। अब यहां से स्टार्ट हो जाती है बायोजियोग्राफी। ये अपन कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये आपका मेन टॉपिक है। बायोजियोग्राफी के बाद में अपने पास में एक टॉपिक है और वो मैं आज ही कवर करूंगी, और ये है अर्थक्वेक जोन्स। ये रहा नेचुरल हैजार्ड्स। क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड टॉपिक है, आपके बेसिक्स का पार्ट है, तो इसको आज ही कवर कर लेते हैं। आपकी सॉइल, आपकी वेजिटेशन, आपकी बायोम्स, इकोसिस्टम्स, ये सारे बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक्स हैं, ये अपन कल करेंगे। ओके, यहां देखते हैं नेचुरल हैजार्ड्स में आपके पास में है अर्थक्वेक, सुनामीज, वोल्केनोज, फ्लड्स और उनके साथ होने वाली जो घटनाएं हैं उसके लिए प्रिपेयर रहना। नेचुरल हैजार्ड्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या कारण होते हैं और इनसे अपन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आपके लिए पढ़ना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनको इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है भाई, क्यों पढ़ना है इनको, क्यों अपन को तैयार करना है, बिकॉज आपका जो रिस्क है, जान माल का जो नुकसान है, उसको आप कम कर सकते हैं।
इसके टाइप्स में जियोलॉजिकल हैजार्ड 3 तरीके के होते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो और सुनामीज, और इन तीनों के पीछे एग्जैक्टली एक ही कारण है, एंड दैट इज प्लेट टेक्टोनिक्स। अभी तक प्लेट टेक्टोनिक्स समझ में आ चुकी है, ठीक है। प्लेट मूव हो रही हैं, तो या तो डाइवर्जेंट बाउंड्री हैं, या कन्वर्जेंट बाउंड्री हैं, या फिर सबसिडेंट बाउंड्री हैं, ठीक है। पैरेलल मूव कर रही हैं, अपोजिट मूव कर रही हैं, ऊपर नीचे जा रही हैं, ऐसे ही बाउंड्रीज जानी है, या फिर दूर जा रही हैं एक दूसरे से, इतनी बाउंड्रीज चल सकती हैं। बढ़िया। जैसे ही प्लेट बाउंड्रीज के पास में, बाउंड्रीज के ऊपर कोई एक्टिविटी होती है, किसी भी टाइप का सबसिडेंस होता है, राइज होता है, या फिर ब्रेकेज होता है, तो नेचुरल हैजार्ड्स आते हैं। अर्थक्वेक प्राइमरी प्लेट शिफ्ट के कारण आता है, वोल्केनोज उसी प्राइमरी प्लेट शिफ्ट में जो ब्रेकेज होता है वहां से मैग्मा के निकलने का एक आपको रास्ता मिलता है, इसलिए वोल्केनोज आते हैं। बहुत विस्कस होंगे, बहुत डेंस अगर आपका मैग्मा होगा, बहुत ज्यादा थिक होगा, तो क्या होगा, वोल्केनो बहुत वायलेंटली इरप्ट करेगा और एक वोल्केनिक माउंटेन बन जाएगी। अगर बहुत ही ज्यादा लिक्विडी है, विस्कोसिटी बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा फ्लोई लावा है, तो क्या होगा, छोटे छोटे फिशर्स बनेंगे और बिना बूम ब्लास्ट के वो जमीन के ऊपर बस वोल्केनो निकलता रहेगा और नया लैंडफॉर्म बनता रहेगा, ठीक है। एक कोनिकल शेप का माउंटेन नहीं बनेगा। नेक्स्ट, सुनामीज। सुनामीज क्यों आती हैं? सुनामीज दो कारणों से आती हैं, प्लेट शिफ्ट ही हो रही है पहला, और दूसरा वोल्केनो। अगर प्लेट शिफ्ट होगी तो अर्थक्वेक होगा, वोल्केनो होगा तो भी अर्थक्वेक तो आना ही है, क्योंकि जमीन धरती फट जाएगी तो अर्थक्वेक नहीं आएगा क्या, ठीक है। अर्थक्वेक के कारण होने वाले जो वाइब्रेशंस हैं, जो वेव्स बनती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स, ये तीनों बनती हैं, इन्हीं तीनों के कारण आपके सुनामीज आती हैं। सुनामीज क्यों? क्योंकि समंदर का पानी हिलने लग जाता है, समंदर के बॉटम में अगर कोई एक्टिविटी होगी तो ऊपर जो पानी है वो भी मूव कर जाएगा, वायलेंट मूवमेंट होते हैं पानी की वेव्स के, तो वो सुनामी का रूप ले लेते हैं। मैं इतना फास्ट क्यों कर रही हूँ इस चीज को? क्योंकि नेचुरल हैजार्ड्स जो है वो अपने टॉपिक का पार्ट भी हैं, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और हैजार्ड्स, ये अपने सिलेबस का, क्लाइमेट का पार्ट बोला मैंने, सॉरी, सिलेबस का पार्ट है, इसको अपन फिर से देखेंगे, ठीक है। तो मैं अर्थक्वेक आपके पास में डायग्राम लाऊंगी, जो मैं यहाँ पे भी लाई हूँ, अपन देखेंगे। हाइड्रोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक हैजार्ड्स में अपने पास में आती हैं फ्लड्स, जैसे हैवी रेन और रिवर ओवरफ्लो, और दूसरे एटमॉस्फेरिक हैजार्ड्स में हरिकेन्स और ड्राउट्स, ये सब अपन देख चुके हैं। ऑल दीज टॉपिक्स आर कवर्ड ऑलरेडी, ठीक है, ये भी कवर हो चुका है, ओके, ये भी आज मैंने कवर कर दिया है। अभी देख लेते हैं डायग्राम। ये हैं रिस्क जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर किसी भी तरीके के हैजार्ड आएंगे। ये जो डार्क पिंक दिख रहा है, ये बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ पर कोई नेचुरल हैजार्ड आए। इन जगहों पे आपको फ्लडिंग वगैरह देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हरिकेन्स बहुत ज्यादा आते हैं। डेजर्ट है तो ड्राउट्स आएंगे, सेम थिंग, साइक्लोन्स, साइक्लोन्स, साइक्लोन्स और सुनामी बेल्ट। अभी देखते हैं सुनामी बेल्ट कैसा है। फिर हाई जोन है, मीडियम रिस्क जोन है, लो रिस्क जोन है और वेरी लो रिस्क जोन है। कनाडा में अब क्या ही क्या कहते हैं, नेचुरल हैजार्ड आ जाएगा। जिस जगह पे 99% पॉपुलेशन इस एरिया में जिस कंट्री की रह रही हो, वहां पर क्या ही आ रहा होगा, मतलब इतनी भयंकर ठंड पड़ती है, ब्लिजर्ड्स होते हैं, कोल्ड फ्रंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर कोई नेचुरल हैजार्ड आता ही नहीं है, ना के बराबर आता है, ठीक है। ये है आपका नेचुरल डिजास्टर रिस्क का मैप। ये है आपकी वोल्केनो प्लेट टेक्टोनिक्स की क्या कहते हैं की फोटो, और इसमें आपको एक चीज देखने को मिल रही है, एंड दैट इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यू सी दिस, ये है पैसिफिक प्लेट, और पैसिफिक प्लेट जो है वो फैल रही है, ठीक है। जो पैसिफिक प्लेट फैल रही है, तो इन जगहों पे जो टच हो रही है, जहां जहां पे कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होगी, वहां पर अर्थक्वेक, वोल्केनो और सुनामीज आने के चांसेस हैं। वोल्केनो क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा हाई मैग्मा एक्टिविटी हो रही है, फायर, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारी आपको फॉल्ट लाइंस देखने को मिलेगी, इन फॉल्ट लाइंस पे अर्थक्वेक और वोल्केनोज दोनों मिलेंगी। ये है रिंग ऑफ फायर। इसके अलावा आपके सामने जितनी भी प्लेट बाउंड्रीज यहां पर बनी हुई हैं, ऑल दीज आर हाई रिस्क जोन्स ऑफ व्हाट, हाई रिस्क जोन किस चीज की? वोल्केनो और अर्थक्वेक की, ठीक है। डन है, इजी है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जरूर आपको अलग से पता होनी चाहिए। कौन कौन सी प्लेट से पैसिफिक प्लेट लगती है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई, एल्यूशन ट्रेंच का आपके पास में नॉर्थ अटलांटिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन, सॉरी हाँ, नॉर्थ आर्कटिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यहां पर आपके पास में जुआन डिफूका प्लेट है, कोकोस प्लेट है, नाज़का प्लेट है, एंटार्क्टिक प्लेट है। ये प्लेट्स आपको याद करनी पड़ेंगी, आनी चाहिए, इनका कोई तोड़ है नहीं मेरे पास में, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ये अगेन द सेम थिंग, ये मैंने नासा से लिया है,
थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा, इसलिए मैंने वो दूसरा वाला आपके सामने डायग्राम रखा, बट द सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर ऑल्सो। एक चीज़ नोटिस करो, इंडिया की जो इंडियन प्लेट है, वो कहाँ पर हिट कर रही है यूरेशियन एरिया को? हिमालयन बेल्ट पे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। वोल्केनोज के लिए हमारे पास में ये जो आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वोल्केनिक प्रोन एरिया है। ओके, उसी तरह से अभी कुछ टाइम पहले जो अफ्रीका में जिबूटी के पास में जो वो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, वो एरिया भी इंपॉर्टेंट है, विच इज, इसको बोलते हैं अफार ट्राइंगल। ये वोल्केनिकली बहुत ज्यादा एक्टिव जोन्स हैं। यहां पर आपके पास में है हवाई आइलैंड, सी, बहुत ज्यादा हाई वोल्केनिक एक्टिविटीज की यहां पर चांसेस हैं। दिस इज जापान। जापान कहां गया? ये रहा, हाई वोल्केनो एंड हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन, ऐसे ही काम करता है। ओके, राइट। वोल्केनो कैसा होता है? अपन ने फर्स्ट क्लास में देखा था, माउंटेन्स बनते टाइम नीचे मैग्मा होता है, वो ऊपर राइज करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी हीट एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है, उसको रिलीज करनी है। क्रस्ट को ब्रेक करते हुए वो पूरी की पूरी जो प्लेट है उसको ऊपर राइज करता है, वायलेंटली फट जाता है, जिसके ऊपर इरप्शन क्लाउड बनता है। जिन डायरेक्शन में जो हवाओं का डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में एश क्लाउड बनता है, ट्रैवल करता है, एश फॉल होता है, एसिड रेन बनती है, वोल्केनिक बॉम्ब्स इरप्ट होते हैं। पायरोक्लास्टिक फ्लो क्या होता है? लावा। ज्यादा अंग्रेजी झाड़ रहा है, कुछ नहीं है, लावा है, ठीक है। और लावा क्या होता है? उसी मैग्मा को जो धरती के सरफेस पे आके बह रहा है, लावा कहने लग जाते हैं। और वही लावा जब धरती के अंदर होता है, चुपचाप बैठा है, तो उसको मैग्मा बोलते हैं। ओके, ये मैग्मा चैम्बर होता है, जहां पर एक साथ खूब सारा मैग्मा रखा हुआ है, निकलने के लिए तैयार हो रहा है। ये वेंट्स हैं जहां से वोल्केनिक लावा बाहर निकल रहा है, ठीक है। सबडक्शन जोन, अब यहाँ पर आपके पास में प्लेट का भी एक एग्जांपल है कि कैसे प्लेट्स काम करती हैं। एंड लास्टली ये है अर्थक्वेक का डायग्राम। दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स मूव कर रही हैं। सो एक तो ये प्लेट है और ये फॉल्ट लाइन है, तो दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2। तो कोई सी एक प्लेट होगी जो दूसरी प्लेट के साथ में मूव कर रही होगी, या ऊपर आ रही होगी, या नीचे आ रही होगी, या फिर वाइडन हो रही होगी। वट एवर बी द रीजन, जो प्लेट बाउंड्री है वहां पर जैसे भी एक्टिविटी होती है, उनके कारण आपके अर्थक्वेक्स बनते हैं। जैसे ही अर्थक्वेक्स बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो बहुत ज्यादा वहां पर वायलेंट एक्टिविटी देखने को मिलेगी। जिस जगह पे अर्थक्वेक आता है उसको बोलते हैं फोकस। उसका एग्जैक्टली 90 डिग्री नॉर्थ अपन सरफेस पे जाएंगे तो उसको बोलेंगे एपिसेंटर। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन यही होता है। और जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से लाइन बन रही है, उसको बोलते हैं फॉल्ट लाइन। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। हाइड्रोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सब अपन कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेसिक्स मैंने आज कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको चैनल के ऊपर मेरी पहले की ज्योग्राफी की वीडियोस नहीं भी मिली हैं, तो नाउ यू हैव देम ऑल टुडे। 1.25 घंटा हो गया है ऑलमोस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।